अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नावल का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगेंगे। आपका रिस्पांस तो काफ़ी ठंडा है, इससे पता चल रहा है कि आपको नावल ज़्यादा खास पसंद नहीं आ रहा, मगर आगे जाके इन नावल का स्टोरी बहुत ही शानदार होने वाली है। आप सभी को पसंद आएगी। जिसने नावल का स्टार्ट मिस कर दिया उसको एंड में मज़ा तो आने वाला है नहीं फिलहाल, मगर जो लोग स्टार्टिंग से सुन रहे हैं उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि नावल बहुत ज़बरदस्त है। लाइक वन ऑफ माई फेवरेट नावल। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर पीछे से आपको पटाखों की आवाज़ आए तो अवॉइड करना, क्योंकि दिवाली है। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ऐसे बैठ जा मेरी गोद में, कारी के लहजे में खबासत और उसके मुंह से उठती निस्वार की बदबू उसकी नाक के नथनों में घुसकर उसके असाब को चकनाचूर कर चुकी थी। वो उसे अपनी गोद में जकड़ रहा था। वो नहीं जानता था कारी उसके साथ क्या करना चाहता है। हाँ, लेकिन दिमाग बार बार उसे इशारे दे रहा था, और उसका दिमाग कभी भी उससे झूठ नहीं बोलता था। कारी की हरकत उसके साथ अच्छी नहीं थी, और मुझे सपाट मगर सख्त लहजे में रोब से कहा गया था। कारी, जो हवस खोए शैतान का रूप धार चुका था, उसके यूं सख्त लहजे में कहने पर और जोश में आ गया था। चुप कर, नहीं तो कल सारा दिन एक टांग पर खड़ा रखूंगा, समझा? चुप, जो कह रहा हूँ करने दे। ये पड़ा डाल मुंह के अंदर। कारी का लहजा शैतानियत के नशे में डूब गया था। वो अब पास पड़े अपने साफे को जबरदस्ती दारान के मुंह पर बांध अंदर ठूस रहा था। दारान की कोनी उसके सीने में मारते हुए हाथ को एक झटका दिया, और अंगूठे और अनगश्ते उंगली में फंसा ब्लेड रुख मोड़ते ही कारी की गर्दन पर इस तेजी से फेरा कि वो बिलबिला उठा। जैसे ही उसके हाथ की गिरफ्त कम हुई, दारान तेजी से उससे दूर हुआ। ओ नामुराद, तड़प कर वो अपनी जगह से उठा था। गर्दन पर जैसे ही हाथ रखा तो खून से लथपथ था। खौफ से उसकी टांगें कांप गई थी। दारान ने आगे बढ़कर कुरान को उठाया, सीने से लगाया और कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। कुंडी को बर्क रफ्तारी से खोला और मदरसे के बैरूनी गेट की तरफ दौड़ लगा दी। पकड़ो इस खबीस को, मेरा गला काट दिया इसने। कारी की वहशतनाक आवाज़ कमरे में और मदरसे के बरामदे में गूंज रही थी। उसके भागते ही कदम सारी आवाज़ों को, चीखते को और अपने अकब में भागते कदमों को पीछे छोड़ रही थी। वो बहुत तेज़ भाग रहा था, बहुत तेज़। कुरान को एक हाथ में सीने से लगाए उसकी सांस उथल पुथल थी। वो एक सेकंड के लिए रुका नहीं था, और इतनी रफ्तार से भागा था कि किसी के हाथ ही नहीं आया था। मदरसे के दरवाजे से निकलकर सुनसान गली में और फिर सड़क पर दौड़ती भागती ट्रैफिक में वो अंधाधुंध भाग रहा था। सीना धक धक कर रहा था, और अब अजीब सी गर्मी का एहसास दिला रहा था। कोई उसको थपक रहा था। कुरान गर्म हो रहा था। खाई बहुत गहरी थी, जिसमें बहुत से सांप बिच्छू रेंग रहे थे। उसकी टांगें खाई में लटक रही थी, और हाथों के किनारे पर पत्थरों को बामुश्किल थाम रखा था। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, वो घुटी सी आवाज़ में चीख रही थी। लेकिन जितना ऊंचा चीखना चाहती थी वो वैसा नहीं चीख पा रही थी। आवाज़ घुट रही थी, गला खुश्क था। बार बार वो सर झुकाकर खाई की तरफ देख रही थी, जहां अनगिनत सांप अपना फन फैलाकर उसके गिरने के इंतजार में थे। अचानक किसी के हाथ की गिरफ्त उसे अपने हाथ पर महसूस हुई। उसने चेहरा ऊपर किया। कोई सिया हुड पहने हुए था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर उसकी हुड में मलबूस इंसान ने एक झटका लगाकर उसे ऊपर खींचा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंची तो अपने बचाने वाले उस मोहसिन के साथ बेसाख्ता ही लिपट गई। जिस्म और दिल एक साथ कांप रहे थे। वो साकन खड़ा था। उसका जिस्म किसी पत्थर की तरह मजबूत था, और सीना चौड़ा था। जोई ने अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस किया। अचानक चीखें उभरने लगी, निस्वानी चीखें। चीखों के भयानक आवाज़ पर उसकी आंख खुली। वो बोसीदा सी पलंग पर बोसीदा चादर पर लेटी थी। सटपटाकर उठ बैठी, और उठते ही दिल से टीस उठती, काश ख्वाब हकीकत और ये हकीकत ख्वाब होता। वो वही थी ब्लैक मार्केट में, और आज चौथा दिन था यहाँ। आज फिर किसी लड़की को कोड़े पड़ रहे थे, और शायद वो कमरा उनके कमरे के करीब था, इसीलिए लड़की की दर्दनाक आवाज़ें उसे यहाँ भी सुनाई दे रही थीं। सारी लड़कियाँ चेहरा घुटनों में देकर बैठी थीं। बस एक वो थी जो यूं हौकों की तरह नींद से उठकर बैठी थी। अचानक बहुत से कदमों की चाप उनके कमरे की तरफ सुनाई दी। शियून 3 लड़कों के साथ था। उनके कमरे के सामने गुजरते हुए अचानक उस पर निगाह पड़ने पर वो थम गया। आंखों को सुकेड़कर उसे देखा था। रुक, खोल इस कमरे का। अपने साथ खड़े लड़के को उसने हाथ के इशारे से हुक्म सादर किया था। जोई का जिस्म कांप गया। अब एहसास हुआ घुटनों में चेहरा ना देकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शियोन खबाजा से उसे जांचता हुआ उसके करीब आया। ये चाहिए मुझे आज रात मेरे फ्लैट पर, कुछ क्लाइंट आ रहे हैं। उसको एकदम
चमका कर पेश करना है उनके सामने। शियोन ने करीब होकर एक झटके से उसके चेहरे को अपने हाथों में दबोचा था। वो तड़प कर ऊपर हुई। उसके अंगूठे गालों के दोनों एतराफ में पेवस्त होने की जानलेवा तकलीफ थी और फिर उसने एक झटके से छोड़ा और बाहर निकल गया था। कई अब वो लोग अब तेज तेज वहां से निकल गए थे। जोई ने तड़प कर तमन्ना की तरफ देखा था। ये क्या कह रहा था? आवाज़ काँप रही थी। तुम्हें आज रात ले जा रहे हैं, तमन्ना ने आहिस्ते से जवाब दिया और सर झुका दिया था। बाकी दोनों लड़कियां भी तरस खाती निगाहों से उसे देख रही थी। जो एकदम से कशखाने जैसी कैफियत में आ गई थी। सांप बिच्छू जिस्म पर रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। तमन्ना उसकी तरफ बढ़ी और उसके कंधों पर हाथ रखा। पहली दफ़ा है? तमन्ना ने कान के करीब होकर आहिस्ते से पूछा। जोई ने फटी आंखों से सर अज़बात में हिलाया था। ओ अल्लाह, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। फिर उसने जोई को खुद से भींच लिया था। सूरज पूरी तमाज़त से एजायरिया की इमारत पर सर पर चमक रहा था। सर्द का मौसम कराची में बस हल्की सी झलक दिखाकर रुखसत सफ़र बांधने की तैयारी पकड़े हुए था। यही वजह थी अब सूरज की तपिश जिस्म को हदत बख्शने लगी थी। दोपहर के इस वक्त लोग घरों में दबके हुए थे। इक्का दुक्का शख्स ही इमारतों के गिर्द नवाह में मामूल के कामों में मशगूल नजर आ रहे थे। इन इमारतों की घुटन ज़दा फ्लैटों में से एक फ्लैट के बैरूनी दरवाजे से वो बाहर निकली थी। नीले रंग के कलियों वाले खुले से कुर्ते के नीचे तंग पायचों की कैप्री और हमरंग शिफॉन के दुपट्टे को गले में स्कार्फ की सूरत लपेटे घुंघराले बालों की ढीली सी पोनी किए वो अब थकी थकी सी इमारत की ऊपरी मंजिल के जीनों की तरफ बढ़ रही थी। जिस फ्लैट में से वो निकली थी वो उसके वाहिद दोस्त हिना का घर था, जहाँ वो आज उसके साथ मिलकर आई थी। काम के दाखिला फॉर्म पर गई थी। मरियम ने बड़ी मुश्किल से जान से उसकी तालीम जारी करने की इजाज़त ली थी। वो अपने शौक़ पर आईकॉम में दाखिला लेना चाहती थी क्योंकि वो बहुत जल्द जान की माली मदद के लिए कोई मुलाजमत करना चाहती थी और बीकॉम करने के बाद उम्मीद थी कि न कहीं कोई मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। मुलाजमत मिलते ही वो अपने बाप का एक बेटे की तरह सहारा बन जाएगी। जान की तबीयत अब नासाज रहती थी और कंपनी में सफाई सुथराई का काम इंतहाई मुशक्क़त तलब था। वो हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। जो से अपने बाप की ये हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन वो जान की तरह कहीं भी सफाई सुथराई जैसी मुलाजमत हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। हिना भी उसके साथ ही सरकारी कॉलेज में आईकॉम का दाखिला फॉर्म भर चुकी थी। अब वो जाते ही सोने के इरादे से आहिस्ता आहिस्ता जीने हुई ऊपर जा रही थी। दरान को यहाँ नज़र आए हफ्तों बीत गए थे। वो एकदम से गायब हुआ था और फिर कभी नज़र ही नहीं आया था। अनु तो अक्सर अभी भी नज़र आ जाता था, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आता था। वो जब भी बालकनी में जाती तो खाली बेंच देखते ही दारान का ख्याल, उसका चेहरा, उसकी आंखें छपाक से जहन में पर्दों पर झमकने लगती थी। अब भी अनु के फ्लैट के पास से गुजरते हुए ना जाने क्यों वो जहन के पर्दों पर उमड़ आया था। अनु के फ्लैट पर ताला था, एक तौलिया। तो ये लोग महीने के 15 दिन कहीं ना कहीं गए रहते हैं। जोवित ने बताया था इनका ननिहाल हैदराबाद है और वो अक्सर किसी न किसी तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ गए रहते हैं। मुंह बसोरे वो एक निगाह फ्लैट पर डालती हुई आगे बढ़ी जब अचानक किसी की तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ हुई। वो अभी रुख मुड़कर देखने ही वाली थी कि कोई नफ्स तीर की तेज़ी से उसके पास गुजरता ऊपर चढ़ा। वो एक पल में पहचान गई थी, वो दारान ही था। सिया पैंट पर हल्के भूरे रंग की शर्ट, जेबतन किए हुए बिखरे बालों और इसी तरह सपाट चेहरे वाला, लेकिन वो आज मामूल से भी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसे यूं आँच देखकर लम्हा भर को तो जोई के कदम उसी जीने पर मजमद हुए थे। फिर पता नहीं उसके अंदाज की उजलत और परेशानी चेहरे में ऐसा क्या था कि वो उसके ताकुब में चोरी चोरी जीने चढ़ने लगी थी। शायद उसकी एक वजह ये थी कि अनु के फ्लैट की मंजिल तो नीचे थी, पर वो क्यों ऊपर जा रहा था? वो लगातार जीने चढ़ता ही जा रहा था। जोई दबे कदमों से उसके पीछे चल रही थी। एक अनजानी सी कशिश थी जो खींच रही थी और वो बेसबब खींची चली जा रही थी। वो यूं ही लंबी लंबी टांगों से सीढ़ियां फलांगता हुआ इमारत की छत पर पहुंच गया था। छत पर लोहे का बड़ा सा जंग आलूद दरवाज़ा था जो अक्सर खुला रहता था और इस वक्त भी खुला हुआ था। जोई ने जैसे ही छत के दरवाजे की आउट से छत पर झांका, कदमों तले से ज़मीन खिसक जाने वाला हिसाब था। वो इमारत की छोटी सी दीवार पर कूदने की गरज से खड़ा था। इमारत के वसीअ व अरीज छत पर काट कबाड़ से ढेर लगे थे। सीमेंट की ईंटें, लोगों के घरों की टंकियां और मिट्टी सी अटी एक छत। दीवारें बहुत छोटी थीं, जिनमें से दाएं तरफ की दीवार पर वो दोनों कदम ऊपर रखे हुए खड़ा था। क्या वो खुदकुशी करने जा रहा है? जहन में ये ख्याल लपकते ही वो धड़कते दिल से और दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। जिस्म के रोंगटे खड़े थे। शायद वो उसे रोक नहीं पाएगी। उसके करीब पहुंचने तक शायद वो छलांग लगा देगा।
एक अजीब सा खौफ था जिसके ज़ेर असर वो आगे बढ़ रही थी। वो बेखौफ व खतरा दीवार पर खड़ा था और यूं किनारे पर खड़ा था कि शायद अगर उसके कदमों की हल्की सी छाप भी सुनता तो नीचे गिर जाता, मगर वो तो किसी ट्रांस किसी हालत में था, शायद किसी बुत की मांद खड़ा था। जोई सांस रोके अब बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुकी थी। हाथ बढ़ाया और उसके शर्ट को पश्त से थाम लिया था। रुको, खौफजदा आवाज में कहा और उसके शर्ट को पीछे से दबोचकर कुछ इस तरह से खींचा कि वो लड़खड़ा गया। जोई की शर्ट को दबोचकर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचने की वजह से वो कुछ इस अंदाज में बौखलाया कि हड़बड़ाकर जोई के कंधों को थामते हुए भी ना संभल सका और दोनों एक साथ फर्श पर गिरे। उसके लिए ये सब गैर मुतक्का था, इसीलिए वो जोई के यहाँ मौजूदगी और खुद को इस तरह बचाने पर हैरत ज़दा उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जो अब यूं ज़मीन पर गिरने पर कर्राह रही थी। तकलीफ के असर की वजह से नाक इकट्ठी थी और पेशानी पर लकीरें थीं और ऊपर से दारान का वज़न। दारान की हैरती एकदम से गुस्से में तब्दील हुई थी और फिर वो एक झटके से उसके ऊपर से उठा। जोई उसके उठते ही सर को थामे बरक रफ्तारी से उठी। सुनो, रुको, क्या करने वाले थे तुम? पागल हो क्या? कूदने जा रहे थे? जल्दी से उठकर वो तकरीबन भागती हुई अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। हाथ अब भी सर की पुष्ट को सहला रहे थे जहां गिरने की वजह से दर्द के टीसे उठ रही थीं। दारान ने तेवरी चढ़ाकर एक गजबनाक निगाह उस पर डाली थी। ये लड़की दुनिया में मौजूद उन गिनती के लोगों में से थी जिनसे मैं हमेशा इस मज़बत लहरें मौसूल होती थी। वो उस लड़की से कतराने लगा था। उसकी सोच में खुद के लिए बिला वजह की हमदर्दी उसकी समझ से बाहर थी। वो अक्सर उससे टकरा जाती थी और फिर उस दिन मैदान में उसे पता चला कि वो जोत की बहन है, जो के वो अनु के छोटे भाई की वजह से पहचानता था, लेकिन आज वो यूं उसके पीछे छत पर चली आएगी। ये बात उसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स थी। अब वो इस बात में भी हैरत ज़दा था कि वो लड़की जान चुकी है कि वो खुद को ख़त्म करने की गरज से यहाँ मौजूद है। जैसे ही दारान ने रोबोट की मांद फिर से दीवार का रुख किया, जोई ने लपक कर उसके बाजू को दोनों हाथों से दबोचा। दारान ने दांत पीसे एक खूंखार निगाह उस पर डाली और फिर ज़ोर से अपने बाजू को झटका, मगर वो तो किसी च्युइंगम की तरह चिपक गई थी। क्यों मरना चाहते हो? मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें ये। जोई उसके छुड़वाते हुए बाजू के साथ झूल रही थी। दारान की रगें गुस्से से मजीद उभर रही थी और वो थी कि उसके गुस्से की परवाह किए बिना उसको रोकने की कोशिश में फूली सांसों समेत सवाल पर सवाल कर रही थी। एक ऐसा क्या गम है? तुम ऐसे क्यों हो? जोई उसका बाजू कंधे से थोड़ा नीचे से थामे आंखों में झांकते हुए उससे आगे बढ़ने से रोक रही थी। दारान ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और गर्दन को खम देकर उसे घूरा। आंखों में अजीब तरह की हैरत और गुस्से का आसार वाज़ह थे। छोड़ो मुझे, भारी मगर ठहरे हुए लहजे में गुर्राया था। इस सारे अरसे में वो पहली दफ़ा यूं जोई से मुखातिब हुआ था। एक लम्हे तो उसकी आवाज़ के सहर में वो जकड़ गई, फिर सर झटक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई, जो उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। नहीं, नहीं छोड़ूंगी, तुम कूद जाओगे, ढीठपन से कहा था। दारान ने अपनी ज़िंदगी में इतनी मजबूत लड़की कभी नहीं देखी थी। वो इतना ताकतवर था। जिस ज़ोर से वो बाजू झटक रहा था, उससे तो लुढ़क कर उसे एक तरफ गिरना चाहिए था, मगर वो चिचड़ी होकर चिमटी हुई थी। दारान की आंखों की पुतलियाँ मज़ीद सुकड़ी और जबड़े मखसूस अंदाज में एक दूसरे में पेवस्त हुए थे। गहरी बेजार सांस लेकर गर्दन मोड़ के गोया हुआ, एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन? मैं जो भी करूँ ये मेरी ज़िंदगी है। झुंझला कर बाजू को झटका दिया था, जिस पर वो थोड़ा सा लड़खड़ाई, मगर बाजू पर गिरफ्त नहीं छोड़ी थी। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी है, पर तुमसे जुड़े बाकी लोगों का क्या? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बहन भाई? हाँ, जोई ने माथे पर बल डाले बड़े हक से डपटा था। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो। दारान ने एक लफ्ज़ को चबाते हुए गुस्सैले लहजे में फिर से वही बात दोहराई थी। अजीब उलझन हो रही थी। आखिर को वो ये क्यों इस पर मेहरबान थी? उसे अनु के अलावा खुद पर मेहरबान हर शख्स से उलझन ही होती थी। देखो, किसी लड़की ने धोखा दिया है क्या? ऐसा क्या गम है कि तुम इस भरी जवानी में खुदकुशी करने जा रहे हो? हज़ारों लड़कियां आएंगी ज़िंदगी में, पागल मत बनो। अपनी ही कयासारियाँ लगाकर वो उसे समझा रही थी। दारान का चेहरा गुस्से में तपने लगा था और फिर अगले ही लम्हे उसने एक झटके में दूसरे हाथ की मदद से जोई को अपने कंधे पर से उठा लिया। वो जो इसके बाजू से चिमटी उसके हर कदम पर उसके साथ घिसट रही थी, एक कदम यूं उसके उठाने पर हड़बड़ा गई। आह, ये क्या कर रहे हो? खौफनाक चीख बरामद हुई थी। तुम यहाँ से जा नहीं रही, इसीलिए फेंक रहा हूँ तुम्हें यहाँ से। हाँ, बड़े आराम से दांत पीसते हुए जवाब दिया था।
पागल हो क्या तुम, छोड़ो मुझे, जोई टांगे मारते हुए खौफ से चिल्लाई थी। वो दीवार के किनारे पर पहुंच चुका था। जोई का दिल उछलकर हलक में आया। क्या वो सच में मुझे फेंकने वाला है? छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे, हवास भागता बौखलाए हुए से लहजे में चिल्लाई थी। नेकी गले पड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो तो सच में दिमाग से खिसका हुआ लग रहा था और अब उसे फेंकने वाला था। छोड़ो, जोई अब उसके पेट पर टांगे मारते हुए इल्तिजा कर रही थी। दरान ने एक झटके से नीचे उतारा और वो लड़खड़ा गई थी। फटी फटी आंखों से गहरे सांस लेते हुए उसे घूरा, जो शक्ल से तो इतना बददिमाग नहीं लगता था। जाओ यहाँ से, वो भारी आवाज़ में बाजू लंबा ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जोई, जो पूरी आंखें खोले साकन खड़ी थी, कांप गई और फिर बिना पलटे ऐसी दौड़ लगाई कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा था। दिल खौफ से काँप रहा था। धड़कते दिल के साथ वो धड़ धड़ पाँव मारती हुई सीढ़ियाँ उतरती हुई अब नीचे आ चुकी थी। वो तो पागल निकला, जहरी मरीज है कोई, मगर वो अपनी जान ले लेगा अब। दिल पर हाथ रखे सोचा और बिला खौफ खतरे फिर से पलटकर ऊपर चढ़ गई थी। दरवाजे पर पहुंचते ही कदम बामुश्किल थमे। दरवाजे का पट थामे फटी फटी आंखों से वो सामने का मंजर देख रही थी। वो अपने हाथों से सीमेंट की बनी ईंटें तोड़ रहा था, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, मगर वो एक ट्रांस में ये करता जा रहा था। एक जुनून सा सवार था शायद सर पर। जोई ने कदम फिर से छत की तरफ बढ़ा दिए थे। दरान हमेशा की तरह सारा गुस्सा और तकलीफ का बदला उन ईंटों से ले रहा था कि अचानक एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। हाथ रुके और फिर सामने देखा। वो ढीठ लड़की फिर उसके लिए दुनिया जहान की हमदर्दी चेहरे पर सजाए उसके सामने खड़ी थी। क्या मसला है इस लड़की के साथ? दरान ने आईब्रो चढ़ाए हुए उस पर एक खून आशाम निगाह डाली थी। ओह गॉड, शुक्र है वो कूदा नहीं। जोई ने शुक्र अदा करते हुए भरपूर मुस्कुराहट का तबादला किया। ए पागल है क्या लड़की? अभी मैंने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया है, फिर ढीठों की तरह यहाँ है। इस लड़की की ढिठाई पर दरान का दिमाग घूम गया था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? कमर पर दोनों एतराफ में हाथ रखे वो अब गुस्सैले लहजे में उसे सवाल कर रहा था, जो मुस्कुरा रही थी। वो तो तुम्हारे साथ है, मुझे जानना है क्या मसला है, तुम ऐसे क्यों हो? मुस्कुराते हुए पूछा था। हाथ पीछे कमर पर बांधे वो अब सब खौफ एक तरफ रखे अब हल्का हल्का झूल रही थी। वो उससे बात कर रहा था। ऐसा लम्हा भी जिंदगी में आना था। दिल रक्स क्यों करने लगा था। इस वक्त मेरा मसला तुम हो। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, नहीं तो इसी ईंट से सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। दरान ने झुककर ईंट उठाते हुए धमकी दी थी। हाँ फोड़ दो, जोई ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए थे। बला का एतमाद था। दरान की आंखें उसके इरादे की नफी कर रही थी और वो आंखों का ना पड़ सके ये हो ही नहीं सकता था। निडर सी वो वापस जाने के बजाय अब उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। दरान ने हैरत से उसकी जुर्रत को देखा और फिर ईंट को जोर से ईंटों के ढेर पर फेंकता छत के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो बिला वजह मुस्कुरा रही थी। एक अजीब सा आशना एहसास था। जिस इंसान को जहन ने बहुत सोचा हो उससे यूँ मुलाकात हो जाना और उससे बात करना सब कितना हसीन लग रहा था। गहरी सांस लेकर वो कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा चुकी थी, मगर दिल ना जाने क्यों इस तरह की एक और मुलाकात की ख्वाहिश करने लगा था। शाम ढलकर अब अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन शंघाई के इस खूबसूरत होटल में तो जैसे दिन का समा था। इनर मंगोलिया के लॉन के फर्श पर मौजूद सब्ज़ घास किसी कालीन की तरह मालूम होती थी और लॉन के वस्त में मौजूद स्विमिंग पूल उसकी बेशकीमत होटल की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा रहा था। ये लॉन गोलाई की सूरत में था, जिसके चारों एतराफ खूबसूरत चमकती इमारत घूमती थी। हार्वी प्रोडक्शन की इस शानदार सुनहरी जुबली की तकरीब में हॉलीवुड के अलावा बहुत से चीनी फिल्म स्टार और फिल्म बनी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग मौजूद थे। स्टीफन कैल्विन आज दारांग की इज्जत का जनाजा निकालते हुए देखने चीन पहुंचे थे। तेज जेब, बेशकीमत जदीद लिबास और मेकअप से अटे चमकते चेहरे आंखों को खैर कर रहे थे। एक तरफ मौसीकी का इंतज़ाम था और हसीन गुलकार अपनी आवाज़ में जापानी ज़बान के किसी मशहूर गीत की जलतरंग बजा रही थी, जिसकी आवाज़ लॉन के हर कोने में गूंज रही थी। स्विमिंग पूल से आगे ओपन बार था, जहां बेशकीमती मशरूबात और शराब की हर महंगी किस्म मौजूद थी। सब लोग जो दारांग के लिए ये मुकम्मल मंसूबा बना चुके थे, अब मुंतज़िर निगाहें बार बार बैरूनी राहदारी की तरफ ही उठा रहे थे। लंबी ड्राइव की राहदारी एक फरलॉन्ग पर मुश्तमिल थी, जो सीधी लॉन की तरफ आती थी। और फिर जैसे ही दारान की आमद हुई, बहुत से चेहरों पर मौजूद आंखें चमकी थीं और लबों पर एहसासिया मुस्कुराहट उमड़ी थी। हल्के गिरे रंग के विलियम बस पोक पैंट कोट में मलबूस, बालों को जेल से मदद से पीछे सेट किए,
निखरे रंग व रूप में वो आज बाकी दिनों की निस्बत मुख्तलिफ मगर तबाहकन शख्सियत का मालिक लग रहा था। पैंट की एक जेब में हाथ डाले, चेहरे पर बिला की सख्ती और संजीदगी सजाए, मुतवाज़िन डग भरता हुआ अनिल के हमराह लॉन की तरफ बढ़ रहा था। अनिल का चेहरा उसकी निस्बत थोड़ी इस्तराबी का गुमाज बना हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर चाक व चौबंद था। लॉन के वस्त में खड़े ब्रूस और हार्वी ने एक साथ गहरी सांस बाहर उंडेलते हुए सीना चौड़ा किया। वो आ गया जिसका इंतज़ार था। ब्रूस ने आहिस्तगी से हार्वी के कंधों पर हाथ रखकर सरगोशी की थी, बहुत एहतियात से, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा खौफ आता है इससे। हार्वी ने बिला जवाज़ टाई की नोट दुरुस्त करते हुए अपना डर जाहिर किया था। प्रोस्टिट्यूशन फिल्म बनी इसका साइड बिजनेस था जो वह गैर कानूनी तौर पर चला रहा था। स्मगल की हुई लड़कियों से बनाई गई वीडियोस वेब की हाई रेटिंग में आती थीं और ब्रूस का यूं ब्लैक मार्केट से लड़की मंगवाना और दारांग के पास भेजना, ये सब आम बात होने के बावजूद उसे खौफ था। ये खौफ शायद दारांग के मजबूत किरदार की वजह से था। ब्रूस उसके खौफ पर दांत पीसता हुआ चिढ़कर आगे हुआ था। तुम उसके चेहरे के रोब से खाइफ हो जो फ़कत ड्रामा है। इससे डरो मत, कुछ काम ये करेगी और बाकी लीसा, और आज फिर तुम देखोगे दारांग की फुल ऑफ रोमांस फिल्म। ब्रूस ने एक छोटे से पैकेट को लबों के पास लाकर चूमते हुए कमीनगी से कहा था। मैं बेताब हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। हार्वी ने खुद को रिलैक्स जाहिर करने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। वो तुम्हारी लीसा कहाँ रह गई, पहुँची कि नहीं? हार्वी ने हाथ में पकड़े ग्लास को लबों से लगाया था। ओह, अच्छा याद दिलाया तुमने, अभी फ़ोन करता हूँ शेयन को। ब्रूस ने फ़ौरन भवें ऊपर उठाई थी और फिर जेब से मोबाइल निकालकर उस पर निगाहें जमा दी थी। सर ऊपर उठाओ। लड़की ने उसके ठोड़ी के नीचे हाथ रखे जोई का चेहरा एक झटके से ऊपर उठाया था। जैसे ही चेहरा ऊपर उठा, जोई ने सामने पूरी दीवार में नस्ब आईने में खुद को देखा था। लड़की ने उसका पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था। अब हेयर स्टाइल बनाने के बाद वो मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। इतने मेकअप में वो हसीन तो लग रही थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। नकली लंबी पलकें, जेल से खींचकर बालों को बनाया गया जूड़ा और गहरे मैरून रंग की मैक्सी जेबतन किए हुए वो खुद को देखने के बजाय कनखियों से सामने पड़े सामान में नेल फाइलर पर निगाहें जमा चुकी थी। ये लंबाई के रुख बिना एक कमरा था जहां एक तरफ की पूरी दीवार में शीशा नस्ब था और सामने बनी शेल्फ पर अनगिनत मेकअप की चीज़ें बिखरी हुई थीं। उसके साथ वाली निशस्त पर एक और लड़की को तैयार किया जा रहा था। ये जगह उसका जिंदा लाशों के कब्रिस्तान से अक्सर मुख्तलिफ थी। वहाँ लड़कियों को जानवरों की तरह बोसीदा कपड़ों और 2 वक्त के खाने पर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ दुनिया का हर कीमती सामान मौजूद था। उसे यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था और यहाँ आकर आंखों से पट्टी खोली गई थी। गुसल, वैक्सिंग, मेकअप सब यहाँ मौजूद लड़कियाँ ज़बरदस्ती कर रही थीं। पहल उसकी मज़ामत पर उन्होंने कोड़े मारने की धमकी दी थी। ये बड़े डील डोल की लड़कियाँ मर्दों से कम जालिम नहीं थीं। बात पर इतनी सख्ती से चेहरा हाथों में दबोच रही थी कि जोई हाथ बांधे होने की वजह से तड़पने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। मेकअप से पहले कपड़े पहनते हुए उसके हाथ खोल दिए गए थे। अब तो वो तब से चुपचाप कुछ तलाश कर रही थी। सामने बिखरी हुई चीज़ों में से पड़ा नेल फाइलर बार बार उसकी उठती निगाहों की जद में था। जो लड़कियों से तैयार कर रही थी मुतवातर दूसरी लड़कियों के साथ बातों में मगन थी। वो दोनों चीनी ज़बान में पता नहीं क्या बातें करते हुए उन दोनों को तैयार कर रही थी। उसके साथ वाली निशस्त पर मौजूद लड़की उसी की तरह सहमी हुई नहीं थी। वो पुरएतमाद अंदाज में तैयार हो रही थी। उसको तैयार करने वाली लड़की अब बार बार कुछ उठाने की खातिर दूसरी तरफ जा रही थी। उसके साथ वाली निशस्त पर मौजूद लड़की की अब मुकम्मल तौर पर तैयार थी। वो खड़े होकर खुद को जांच रही थी। सुनहरी रंगत के नीम बरहाना लिबास में वो खूबसूरत लड़की होशरुबा लग रही थी। मुझे वॉशरूम जाना है, लड़की ने खुद पर उचटती निगाह डालते हुए खुद को तैयार करने वाली लड़की से कहा था। उस लड़की ने सर हिलाया और उसके हमराह एक तरफ बढ़ गई थी। जोई ने फिर से नेल फाइलर पर निगाह जमाई। जैसे ही उसको तैयार करने वाली लड़की कुछ उठाने की खातिर एक तरफ हुई थी, जोई ने लपक कर नेल फाइलर उठाया और जेल लगे बालों के जोड़े के अंदर नेल फाइलर को कुछ इस तरह फंसाया कि वो मुकम्मल तौर पर छुप गया था। बामुश्किल अपनी अटकती सांसें बहाल की। चंद सेकंड्स के वक्फे के बाद दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुला। चाइनीज़ लड़का माथे पर बल डाले खड़ा था। वो लंबे लंबे ढक भरता हुआ उस तक आया था और एक झटके से जोई का गला दबोच लिया और फिर उसके बालों में से नेल फाइलर निकालता हुआ पीछे हुआ। हो, कैमरे होंगे यहाँ। वो ये बात कैसे फरामोश कर गई थी कि तमन्ना ने उसे बताया था कि वो लड़की पर पूरी निगाह रखते हैं।
ये लीताओ का घर नहीं था जहाँ वो खाने वाला फोर्क छुपा लेती। होटल से बार बार फ़ोन आ रहा है। शियोन सर गुस्से में है। चाइनीज़ लड़का अब उसको तैयार करने वाली लड़की से मुखातिब था। तैयार है बिल्कुल। उठ जाओ। लड़की ने उस लड़के की बात का जवाब देने के बाद उस घूर कर जोई को हुक्म दिया था। इससे पहले कि वो निशस्त से उठती, लड़का आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती खड़ा किया था। हाथों को बांध कर आंखें पर पट्टी बांधी और बाजू थामे खींचता हुआ बाहर की तरफ चल दिया था। कुछ देर में वो एक गाड़ी के निशस्त पर बैठ चुकी थी। कहाँ जाना है? शायद ड्राइविंग निशस्त पर मौजूद लड़का दूसरे से सवाल कर रहा था। मैंग्यूले। दूसरे लड़के की आवाज़ उभरी थी। सुबह के 7 बजे ही मलिक हाउस में तो जैसे ही भौचाल आ गया था। लॉन्च से उभरती ऊंची आवाज़ों का शोर पहाड़ लॉन में भी सुनाई दे रहा था। दरान का यूं मदरसे में कारी पल हमला करने की बाद घर के भाग आना किसी कयामत से कम नहीं था। मलिक हाउस के सारे मकीन लॉन्च में जमा थे। दस्तगीर बेगम चश्मे की आउट से खूंखार निगाहें दरान पर जमाए पलंग पर बैठी थी। पलंग के एक किनारे पर यावर दारान को अपने सामने खड़ा किए हुए था और पास पड़ी कुर्सी पर असफंद मलिक परेशान हाल बैठे थे। इस्मत, रूबी, तलअत, सोनी, बुरहान और फ़ायका लॉन्ज में ही एक कतार सूरत खड़े थे। किसी की आंखों में हैरत थी तो किसी की आंखों में खौफ था, मगर नफरत की आमजिश सब में घुली हुई थी। देखा, भाग आया ना मदरसे से। मैं कह देती हूँ ये गंदा खून है और बर्दाश्त से बाहर है मेरे। दस्तगीर बेगम ने नाक बसोर कर ऊंची आवाज़ में हुक्म सुनाया था। चेहरे पर अनगिनत नफरत और हिकारत मौजूद थी। उनका खून खौल रहा था। बस मैं नहीं था कि वो यावर के हाथों से खींचकर दरान की दुर्गत बना दें। सिर्फ भागकर नहीं आया अम्मा, वो जो हाल किया है ना उसने मौलवी का, वो केस कर देगा हम पर। अस्पताल पड़ा है बेचारा। रूबी ने तनक मिजाजी से हाथ हवा में निचाते हुए मालूमात दी थी। दरान गर्दन झुकाए ज़बत के आलम में खड़ा था। असफंद मलिक ने एक गुस्साली निगाह रूबी पर डाली और जिसकी उसे कोई परवाह ही नहीं थी। अरे भाई, हम पर काहे का इस नासपीटे पर करें केस? हम पर काहे का इस नासपीटे पर करें केस? जेल हो जाए हमारी बला से इस शैतान को। दस्तगीर बेगम ने तस्बीह वाला हाथ ऊंचा करते हुए बद्दुआ दी थी। अम्मा, खुदा का वास्ता है आप चुप करें। मुझे पूछने तो दें इससे कि क्या हुआ है, उसने ऐसा क्यों किया? यावर ने गर्दन घुमाते हुए दस्तगीर बेगम से इल्तिजा की थी। चेहरा दरान की तरफ घुमाया और सर को हल्का सा झुकाकर दरान के चेहरे की तरफ देखा था। अरे क्यों किया? अभी भी तुझे नहीं पता चला? कुरान ही नहीं पढ़ना चाहता है ये यहूदी कहीं का मनहूस मारा। दस्तगीर बेगम ने माथे पर बल डालते हुए सख्त आवाज में कहा था। असफंद जो तब से सर झुकाए हुए था अब एक झटके से सर उठाया और दस्तगीर बेगम के आगे हाथ जोड़े। दस्तगीर बेगम ने मुंह बसोरा और सर पर ओढ़ा दुपट्टा खींचकर नीचे किया था। दरान, मेरी तरफ देखो। हाँ बोलो, क्या किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्या कारी मारता था तुम्हें? यावर ने दरान के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर वही सवाल दोहराया था। अरे तो क्या होगा अगर मारता था? कुरान याद करने को सब उस्ताद मारते हैं तो क्या हुआ? बच्चे उनके गले काट देते हैं क्या? अब तो मुझे इससे खौफ आने लगा है। दस्तगीर बेगम कहाँ चुप रहने वालों में से थी। यावर ने दस्तगीर बेगम से लापरवाही बरतते हुए दरान के चेहरे को फिर से ऊपर किया था। दरान, मेरी तरफ देखो बेटा, तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम्हें मालूम भी है हम लोग किस मुसीबत में फंस चुके हैं? कारी अस्पताल पहुंच गया है। यावर ने हद दर्जा तहम्मुल से कहा था। दरान खामोश खड़ा बस यावर की आंखों में देख रहा था। यावर के दिमाग में उसके लिए फिक्र के अलावा कुछ नहीं था और ऐसा ही कुछ हाल पीछे कुर्सी पर बैठे असफंद मलिक का था। उन दोनों के अलावा वो यहाँ मौजूद हर नफ्स के दिलो दिमाग में उसके इस अमल पर गुस्सा और नफरत थी। बोलो दरान कुछ? यावर ने उसे हिलाते हुए फिर से पूछा था। वो दरान को दोनों कंधों से थामे अपने बिल्कुल सामने खड़ा किए हुए था। मुंह से कुछ फूटे फिर ना अजाब कहीं का, बस घूरता ही है और मारता है। इस्मत ने नाक चढ़ाकर पूरी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। मुझे कुरान नहीं पढ़ना, सपाट लहजे में उसने मुख्तसर से जवाब दिया था। लो सुन लो बस। रूबी ने हाथ खड़ा किए थे। रुक कमबख्त, मारे तेरे तो अच्छे भी पड़ेंगे। दस्तगीर बेगम ने उचक कर पास पड़ी छड़ी उठाई थी। इससे पहले कि वो दरान के पुश्त पर छड़ी की सराब लगाती, यावर एकदम से दरान को लेकर दूर हुआ था। अम्मा बस। यावर ने हाथ खड़े किए थे, ऊंची आवाज में रोका था। दरान को एक झटके से अपने पीछे किया जो इसी तरह बुत बना घूर रहा था। यावर दरान का हाथ थामे उसे कमरे की तरफ बढ़ गया। उसी का सर चढ़ाया है और कुछ नहीं। रूबी ने नाक चढ़ाकर सारा इल्जाम यावर पर ही धर दिया था।
सब कुछ देर यूं ही खड़े रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कमरों में घुस गए थे। मौसीकी की मधुर सी चलतरंग मैंगुले के इस रंगीन माहौल को आफसू बना रही थी। खफीफ सी बातों की मुख्तलिफ ज़बानों में बाज़गश्त इर्द गिर्द से उभर रही थी। कह कहे, खनकते कहकहे और मशरूब और शराब के गिलासों के बजने की आवाज़ें इस कुशादा लॉन के हर कोने से उभर रही थी। मुख्तलिफ सहाफ़ी और कैमरामैन इर्द गिर्द के बहुत से मनाजर को कैद कर रहे थे। दरान के यहाँ पहुँचते ही ब्रूस चौकन्ना हो चुका था। हार्वी सब उस पर छोड़कर एक तरफ हो चुका था। दरान की लाइव वीडियो को एक साथ बहुत जगह चलाने का एक मजबूत मंसूबा तैयार किया गया था। ब्रूस को अब दरान को मशरूब पिलाना था। बार के काउंटर पर कोहनी टिकाए वो कनखियों से लॉन के एक कोने में खड़े दरान और अनिल को जांच रहा था, जो बातों में मगन थे। एक कमीनी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का घेराव किया। काउंटर पर उसकी उंगलियों के पोर धीरे धीरे बज रहे थे, जिनमें से एक खेल की शुरुआत में ही फतह याबी जैसा रक्स था। सर, सॉफ्ट ड्रिंक। काउंटर के दूसरी तरफ मौजूद लड़के ने मशरूब के 2 गिलास काउंटर पर रखकर आहिस्ते से आगे सरकाए थे। गिलासों में मौजूद शरबती रंग का मशरूब गिलास की किनारों से टकरा कर लहरें बना गया था। ब्रूस ने एक जहरीली मुस्कान लबों पर सजाई, हाथ ऊपर उठाया और मुट्ठी में दबाई 2 गोलियां उंगलियों को आहिस्ते से खोलते हुए दाएं गिलास में गिरा दी। ग्लास को बड़ी नरमाहट के साथ उठाया और धीरे से हवा में दायरा बनाते हुए घुमाया। गोलियों के गिरते ही मशरूब में उबाल आया था और फिर बुलबुलों की सूरत बैठने लगा था। गोलियों को मशरूब में घोलने पर चंद सेकंड लगे थे और उसके बाद दोनों गिलासों में मौजूद मशरूब एक जैसा दिखाई देने लगा था। हे कम, ब्रूस ने हाथ के इशारे से खाली ट्रे थामे काउंटर पर खड़े वेटर को बुलाया था। वेटर मुअद्दिब अंदाज में ट्रे थामे पास आया। ब्रूस ने दोनों गिलासों को बहुत एहतियात से इसी तरतीब के साथ ट्रे पर सजाया था। सर को हल्का सा खम देकर लड़के को अपने साथ चलने का इशारा किया था। कुछ देर में ही वो वेटर और ट्रे में सजे मशरूब 2 गिलासों समेत दरान के सामने था। नज़र भरकर उसके खूबरू सरापे को देखा। बालों को सलीके से जेल से पीछे के रुख सेट किए वो आज मुख्तलिफ मगर सहर कुन शख्सियत का मालिक लग रहा था। हे दारांग, ब्रूस ने खुशगवार लहजे में हाथ आगे बढ़ाते हुए खैर मकदम किया था। दरान ने एक लम्हे को उसके बढ़ते हुए हाथ को खुशगवार अंदाज को देखा और फिर संजीदगी से जेब में डाला हाथ निकाला और उसके हाथ को थाम लिया। वो तो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। हाथ को पकड़कर जोर से हिलाते हुए वो चमकती आंखों में आखिर दरान को गहरी आंखों में गाड़े मुस्कुरा रहा था। बहुत देर से आई आंखें मुंतज़िर थी तुम्हारी, चहकते हुए झूठी मोहब्बत जगाई थी। मैं वक्त पर पहुंचने का आदी हूँ। आपने इंतज़ार वक्त से पहले शुरू कर दिया होगा, ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। लबों पर वही मायने खेजी मुस्कुराहट थी जो दूसरे की सोच को जांच कर सच साबित होने पर मोज़ीन होती थी। ब्रूस खजल हुआ, फिर आधे जिस्म को हल्का सा खम दिया, पास खड़े वेटर की तरफ मुड़ा। वो जानता था दरान के गिलास को वो ट्रे के वस्त में और अनिल के गिलास को किनारे पर रख कर लाया था। उसने इसी तरतीब को ज़हनशीन रखते हुए दरान के गिलास को उठाया। सॉफ्ट ड्रिंक। ब्रूस ने मुस्कुराते हुए गिलास दरान की तरफ बढ़ाया था। दरान ने एक लम्हे को गिलास पर निगाहें जमाई थी, फिर एक पुरएतमाद अंदाज में गिलास थाम लिया था। ब्रूस अब अनिल की तरफ गिलास बढ़ा रहा था। अनिल ने हाथ पे पकड़े हुए मोबाइल पर हल्की सी जनबिश की और मोबाइल जेब में रखा था। जानदार मुस्कुराहट सजाए ब्रूस के हाथों से गिलास थाम लिया था। 1 2 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद ही वहाँ मौजूद नफूस के दरमियान मोबाइल फ़ोन रिंग गूंज उठी थी। दरान ने लबों के करीब किए हुए गिलास को नीचे किया, जेब में हाथ डाला। मोबाइल बज रहा था और अनिल का नंबर चमक रहा था। दाएं हाथ में थामा हुआ गिलास अनिल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही गिलास अनिल के हाथ में मुंतकिल हुआ, उसी लम्हे ब्रूस की निगाहें उसकी थमी सांसों के साथ गिलास पर जमी थी। दरान मोबाइल कान से लगा चुका था। अनिल के दोनों हाथों में मशरूब से भरे एक जैसे गिलास मौजूद थे। दरान का गिलास वो बाएं हाथ में थामे हुए था। वो दरान के घूंट भरने से पहले तक यहाँ से जाने वाला नहीं था, ये बाखूबी जानता था वो। हेलो, मसरूफ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाए हुए चंद कदम आगे बढ़ा। ब्रूस कनखियों से जांचती निगाह अनिल के बाएं हाथ पर रखे अभी वहीं खड़ा था।
अनिल ने गहरी निगाहों से ब्रूस की तरफ देखा। जहन में दरान की आवाज़ गूंज रही थी, तुम मुझे कॉल करोगे, मैं तुम्हें अपना ग्लास पकड़ाऊंगा। वो उसके कहने के मुताबिक ग्लास थाम चुका था। जहन में उसकी अगली हिदायत गूंजी थी, वो मेरे गिलास पर नज़र रखेगा, इसके लिए जिस वक्त मैं पलटूंगा तुम्हें पूरा कवर करूंगा और तुम्हारा वाला गिलास पकड़ते ही 1 सेकंड के लिए तुम पहले मेरा गिलास दूसरे हाथ में मुंतकिल करोगे। दरान की दी हुई हिदायत वो जहन में ही दोहरा रहा था और जैसे ही उसने कहा था वैसे ही हुआ। ब्रूस वहां से जाने के बजाय वहीं उसके हाथों पर निगाह जमाए खड़ा था। दरान फ़ोन को वापस अपनी जेब में रखते हुए पलटा और उसकी तरफ बढ़ा। अब 1 सेकंड में उन्हें उस सब पर अमल करना था। जैसे ही दारान ने उसके बिल्कुल सामने आकर उसका गिलास थामा, अनिल ने इतनी ही तेज़ी से उसके वाले गिलास को दाएं हाथ में मुंतकिल किया था। दरान ने पलटते ही ब्रूस की निगाहें अनिल के हाथों पर गई थी और फिर उसकी अटकी सांस बहाल हुई थी। दरान ने दुरुस्त ग्लास ही वापस पकड़ा था। दरान ने ग्लास थामते ही लबों को लगा लिया था। उसके घूंट भरते ही ब्रूस के चेहरे पर फतह जैसे आसार थे। ब्रूस का मकसद पूरा हो चुका था। उसका अब यहाँ खड़े रहना बेकार था। वो चंद इधर उधर की बातों के बाद दोनों को पार्टी से लुत्फ उठाने का कहता हुआ अब वहाँ से जा चुका था। उसके जाते ही अनिल दरान के करीब हुआ, जो बड़े मज़े से मशरूब के घूंट भर रहा था। मुझे इनकी समझ आती है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हारा ये भरम ख़त्म करना चाहते हैं जो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में सबसे मुनफरिद बनाता है। लेकिन तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। अनिल उस वक्त भी उसके एक फैसले को लेकर नाला था। दरान ने उसकी बात पर निगाहें सामने जमाई, जहाँ स्विमिंग पूल के पानी में रोशनियों से जगमगाती इमारत का अक्स झलमिला रहा था। मुझे खुद नहीं पता, मेरा दिल भी कह रहा है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने दिमाग के काबू में हूँ, जो कह रहा है मुझे ये करना है। दरान ने साकन निगाहें धीरे से लहरी बनाते हुए अक्स पर जमा कर जवाब दिया था। अनिल ने गहरी निगाहें उस पर डाली थी। वो मुतवातर मशरूब के घुट भरता जा रहा था। अनिल को भी मशरूब पीना था। वो लोग दरान को जांच रहे होंगे, इसीलिए उनकी छोटी सी गलती भी उनको मशकूक बना सकती थी। आह, तो मैं समझ जाऊं फिर ये मामला इतना सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। अनिल ने एक हाथ हवा में हाथ उठाए तासुफ जाहिर किया था। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। अब कमरे में उस लड़की के आने के बाद क्या करोगे तुम? अनिल ने मशरूब का घुट भरा था। जो उन्होंने सोचा है उसका उल्टा करूंगा। मुझे पता है मेरी ये वीडियो लाइव चलेगी, पुरसोच लहजे में जवाब दिया और ग्लास में जो खुद मौजूद मशरूब एक सांस लेकर अपने अंदर उंडेल लिया था। गाड़ी हल्की सी चड़चड़ाहट के बाद रुकी थी। वो गाड़ी के पिछली नशस्त पर बैठी अब पागलों की तरह गर्दन इर्द गिर्द घुमा रही थी, जबकि वो सियाह पट्टी आंखों पर बांधे होने की बाइस गुप अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसकी आंखों पर बंदी ये पट्टी मुख्तलिफ मुकामात पर उतारी गई थी, लेकिन इस वक्त उसके साथ एक लड़का कमर पर पिस्टल रखकर बैठ जाता था। पता नहीं कितनी घंटों की मुफासत के बाद वो अब कहीं पहुंचे थे। खौफ से दिल लरज रहा था, पता नहीं वो अब कहाँ होगी और यहाँ उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। जहन खौफ से जेर असर मफलूज हो रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी और फिर किसी ने उसी बाजू से खींचते हुए गाड़ी से उतारा था। गाड़ी से उतरने के बाद उसकी आंखों से पट्टी को फिर से हटा दिया गया था। अचानक से तेज़ रोशनियों ने आंखों को चुंधिया दिया था। वो भारी नकली पलकों और मेकअप से उठती आंखों को जोर से मीच चुकी थी। गाड़ी से उतरने वाले दोनों लड़कों में से एक लड़का अब उसका हाथ खोल रहा था, जबकि दूसरा उसको पिस्टल दिखाते हुए खबरदार कर रहा था। जोई ने एक उछटती निगाह उस शानदार इमारत पर घुमाई, जिसकी राहदारी पर वो अब दोनों लड़कों की हमराह उनके दरमियान में चल रही थी। ऊंची हील और कटदार मैक्सी से बाहर निकलती एक टांग की वजह से उसकी चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पिस्टल दिखाने वाले लड़के ने बड़े अंदाज में उसके कमर के गिर्द बाजू हायल कर रखा था। राहदारी से आगे आते ही जैसे इन अंधेरी रात में भी बाहर का समा था। मंगोले में के वसी लॉन के मनाजर सहर फूंक रहा था। वो क्या कोई भी देखते ही पहचान जाता कि ये कोई बहुत ही बड़ी तकरीब थी। वो लड़के अब उसके हमराह चलते हुए राहदारी से थोड़ा आगे आने के बाद रुक चुके थे। शायद वो यहाँ किसी के इंतज़ार कर रहे थे। चंद सेकंड के वक्फे के बाद एक मगरिबी शख्स उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो जैसे जैसे फासला कम करता जा रहा था, उसकी जोई पर टिकी आंखें सुकड़ती जा रही थीं और पेशानी पर पड़े शिकन गहरे हो रहे थे। तेज तेज डग भरता वो शख्स अब लाल बाबू का चेहरा लिए उन तीनों के सामने था। ये किसको उठा लाए हो? कौन है ये? रूस गुस्से में दांत पीसते हुए दोनों लड़कों को पर चढ़ दौड़ा था। वही लड़की जो आपने मंगवाई और शियोन बॉस ने जो को यहाँ लाने को कहा था, बजरस्ता जवाब आया था। वो अब आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो वो बआसानी समझ रही थी। वो यकीनन किसी और की जगह यहाँ गलती से आ गई थी।
इसीलिए सामने खड़ा आदमी अब दोनों लड़कों पर भड़क रहा था। ये वो लड़की नहीं है अहमको, मैंने लीसा का कहा था। बेसाख्ता ही ब्रूस का हाथ अपनी पेशानी पर पड़ गया था। दोनों लड़के अब हॉकों की तरह एक दूसरे की सूरत देख रहे थे, जबकि ब्रूस अब गुस्से में जेब में हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाल चुका था। तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां नचाने के बाद वो मोबाइल को कान से लगाए गुस्से में अब दूसरी तरफ मौजूद नफ्स के फ़ोन उठाने का मंतजर था। उसको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। ये किसको भेज दिया है? लीसा कहाँ है? दूसरी तरफ से जिसने भी फ़ोन उठाया था ब्रूस उस पर सख्त लहजे में बरस पड़ा था। मतलब लीसा ही भिजवाई है? शियोन ने हैरत का इजहार किया था। ये लीसा नहीं है, किसको उठाकर भेज दिया? सारा प्लान चौपट कर दिया। ब्रूस का गुस्सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? ब्रूस ने फ़ोन को कान से हटाते हुए करख्त लहजे में जोई से पूछा था। जोई, जो कान खड़े किए उसकी बातें समझ रही थी, एक लम्हे के लिए सटपटा कर तीनों की तरफ देखा था। जोई गुटी सी आवाज़ में अपना नाम बताया था। इससे पहले कि वो शियोन को कुछ समझाता, वो खुद ही समझ गया था कि लीसा की जगह वो नई लड़की मंगोले पहुंच गई है। ओह, लगता है लड़कियां एक्सचेंज हो गई हैं। शियोन के परेशान कुन आवाज़ उभरी थी। मुझे लीसा ही चाहिए, ब्रूस ने चबा चबा कर गुस्से में कहा था। देखो ब्रूस, ये मुमकिन नहीं है। अब लीसा 2 घंटे पहले इस लड़की की जगह दूसरे होटल पहुंच चुकी है और क्लाइंट की कॉल आ चुकी है मुझे। तो मैं क्या करूं अब? मेरा क्या? हाँ, ब्रूस की आवाज़ में मज़ीद ऊंची हो गई थी। देखो, मैं समझता हूँ गलती हुई है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि तुम इस लड़की से काम चलाओ, एकदम फ्रेश। जस्ट शट अप। ब्रूस ने फ़ोन कान से दूर किए, चीख कर उसकी बात को काटते हुए फ़ोन भी काट दिया था। एक आईब्रो चढ़ाए जांचती हुई निगाह जोई पर डाली थी। शियोन की बात गलत नहीं थी। मैरून गाउन में मलबूस सामने खड़ी ये लड़की लीसा की तरह हसीन और जमील तो नहीं थी, मगर बिला की पुरकशिश थी। उसके चेहरे पर उसकी सियाह 2 बड़ी आंखें उसके आम से नुकुश पर भारी थीं। कद मुतवाजन होने के बावजूद जिसामत का सुडौलपन उसको मुनफरिद बना रहा था। ब्रूस ने गहरी सांस बाहर उंडेली थी, खूंखार निगाहों से लड़कों को घूरा था। इसे फिलहाल मेरे कमरे में लेकर चलो, फिर बताता हूँ मैं आगे। सामने खड़े लड़कों को हाथ से इशारा करता हुआ हुक्म सादर किया और आगे चल पड़ा। दोनों लड़के जोई के हमरा उसकी तकलीद कर रहे थे। जोई बेबसी से इर्द गिर्द देख रही थी। ना जाने ये कौन सी जगह थी और अब ये भेड़िए उसके साथ क्या आगे करने वाले थे। ये खौफ हर उठने वाले कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। सूरज पूरे जोबन में आसमान पर चमक रहा था। तेज शियाएं कराची शहर को अपनी लपेट में लिए हुई थी। एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल के इस सुर्ख और सफ़ेद इमारत में इस वक्त लड़कों का बेहंगम शोर गूंज रहा था। ये शायद स्कूल की रेस का वक्त था। अनगिनत एक ही कतार में बने कमरे वाले इस स्कूल का ये छठी जमात का कमरा था। लकड़ी के ऊपरी पट्टे वाले लोहे के डेस्क उफ़क़ी कतारों में लगे हुए थे। सफ़ेद रंगून वाली दीवारों पर कागज़ के बने चार्ट जगह जगह दीवारों पर चिपसा थे। सामने की दीवारों पर सियाह बोर्ड नस्ब था, जिसके नीचे सफ़ेद रंग के चौक बिखरे हुए थे। इस वक्त कमरा जमाअत में उधम मचा था। कुछ लड़के भाग दौड़ रहे थे, एक दूसरे को चौक मार रहे थे और कुछ डेस्क के ऊपर बैठे टिफ़िन खोले खा रहे थे। इन सब में वही था जो किताब खोले अहमक से पढ़ने में मगन था। यावर मलिक की बदौलत वो फिर से स्कूल में आने में कामयाब हो गया था। उसे बुरहान और फ़ायका की तरह किसी इंग्लिश मीडियम निजी स्कूल में नहीं डाला गया था। ये कराची का सरकारी स्कूल था। दरान ने आधा साल गुजरने के बाद दाखिला लिया था। इस स्कूल में आते महीना हो चुका था, लेकिन वो चुपचाप बैठा अपना पढ़ता रहता था। कुछ लड़कों ने पहल उसके साथ बातचीत की कोशिश की, मगर उसके कम बोलने के बाइस पीछे हटते गए थे। लड़कों के इस शोर में अचानक सुकूत जमात का दरवाज़ा ज़ोर से दीवार में लगने की वजह से आया था। तौसीफ़ी तेवरिए चढ़ाए आगे बढ़ा। वो उनकी जमाअत का ना सिर्फ मॉनिटर था, बल्कि स्कूल के हेड मास्टर साहब का इकलौता सुपुत भी था। जमाअत क्या, स्कूल के तमाम लड़के उससे डरते थे। बस यूँ समझें कि स्कूल में उसका सिक्का चलता था। तौसीफ़ ने गुस्से से दरमियानी कतार में मौजूद तीसरे डेस्क पर बैठे अनिल यूसुफ को एक झटके से गिरबान से थाम लिया था। खड़ा हो जा, रोबदार आवाज़ में वो अनिल को हुक्म सादर कर रहा था। अनिल ने घूर कर देखा, मगर उठा नहीं। तौसीफ़ के साथ खड़े लड़के हाथ में बल्ले और हॉकी उठाए हुए थे। वो शायद स्कूल के मैदान में खेल रहे थे और अब अनिल की शिकायत मिलने पर यहाँ आए थे। स्कूल में मौजूद हर पानी के कॉलर के साथ स्टील का एक अदद गिलास जंजीर से बंधा था।
बांधा गया था, लेकिन अनिल को ईसाई होने के बाइस इस गिलास में पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। खड़ा हो, सुना नहीं? तौसीफ थी कि आवाज़ में दहाड़ा था। पूरी जमात के लड़के अब सब मसरूफियत छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जह थे। दरान ने किताब पर से सर उठाया और डेस्क पर बैठे मासूम सूरत लड़के को देखा, जो तौसीफ के मुकाबले में नातुआ था, लेकिन वो उससे दब नहीं पा रहा था। कॉलर के गिलास में फिर से पानी पिया तुमने? तौसीफ ने गुस्से से नाक फुलाते हुए पूछा था। हाँ पिया, वो सबके लिए है, वहाँ नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान लड़के ही पी सकते हैं। अनिल ने बराबरी तेवर चढ़ाई थी। ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझा? कितनी दफ़ा समझाया है तुझे? लगता है बात तेरी खोपड़ी में घुसती नहीं है। तौसीफ ने उसके गिरबान पर अपनी गिरफ्त मज़ीद बढ़ाई थी। अनिल की गिरबान चढ़ाने वाली सारी कोशिशें नाकाम जा रही थीं। तौसीफ ने एक झटके से उसे डेस्क से नीचे गिराया था। अब वो उसके गिरबान को थामे बाकायदा उससे मार रहा था। पूरी जमाअत तमाशा देख रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कर्नल को आकर अनिल को छुड़वाते। तौसीफ उसे ज़मीन पर लेटाए मुसलसल उसके चेहरे पर मुक्के जड़ रहा था। दरान एक झटके से अपनी जगह से उठा। कनबट्टी की रगें तन गई थी और आंखें गुस्से में सिकुड़ गई थी। तेज़ तेज़ जग भरता हुआ वो एक सेकंड में तौसीफ के सर पर खड़ा था। तौसीफ ने मुक्का जड़ करने के लिए बाजू उठाया और अब की बार बाजू नीचे नहीं आया, हवा में ही मुतकल रह गया था। गुस्से से गर्दन घुमाकर देखा। दरान पेशानी पर बड़ डाले खड़ा था। वो देखने में दुबला पतला था, लेकिन ताकत इतनी थी कि तौसीफ अपनी पूरी ताकत के बावजूद हाथ नहीं हिला पा रहा था। तू कौन है बे? तौसीफ ने गुर्राते हुए पूछा था। उसका चेहरा अब कुव्वत लगाने की वजह से सुर्ख हो रहा था। आसपास खड़े लड़के तौसीफ की हालत पर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। इसका गिरबान छोड़, दरान ने संजीदगी से मगर ठहरे हुए लहजे में हुक्म दिया था। चलो, एक और टिड्डी को जुकाम हो गया है। तौसीफ ने इस्तज़ाइया मुस्कुराहट सजाया तमस्करा उड़ाया था। तू बोलता भी है रे? मैं तो समझा तू गूंगा है। तौसीफ के तमस्कराना अंदाज पर पूरी जमात में कहका गूंज उठा था। चुपचाप जा और बाकी लड़कों की तरह अपनी जगह पर बैठ जा, समझा? नहीं तो इससे पहले तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। तौसीफ ने बड़े रौब से नाक चढ़ाते हुए कहा था। दरान ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली और फिर दूसरी अनिल के गिरबान पर। अगले ही लम्हे वो पास खड़े लड़के के हाथ से बल्ला छीनकर तौसीफ के सर पर मार चुका था। सूरज डूबते ही सुरमई रोशनी लाइन एरियाज की तमाम इमारतों की हल्की हल्की हवा से ठंडक बख्शने लगी थी। चौथी मंजिल के इस फ्लैट में खामोशी छाई थी। मरियम किसी पड़ोसी की तरफ थी, जो विद खेलने गया हुआ था। मैरी किताबों में सर दिए बैठी हुई थी। ऐसे में वो छोटे से कमरे में मौजूद बिखरे बाल, परशमीदा सूरत और हल्के से ज़्यादा आँखों के साथ पलंग पर अपने दुपट्टे की तलाश में तकिया उलट पलट रही थी। हल्के जर्द रंग के जोड़े में उदास आंखों के नीचे मौजूद गालों पर जर्दी झलक रही थी। घुंघराले सियाह बाल ऊपर फूले हुए हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उस दिन छत की मुलाकात के बाद 4 माह और 3 दिन गुजर गए थे। दारान उसे फिर कभी यहाँ नज़र नहीं आया था। वो मुलाकात उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन वो उसके शहर में ऐसी जकड़ गई थी कि वो चाह कर भी नहीं निकल सकी। यूँ महसूस होता था वो इंसान नहीं जिन्नात में से था और वो आसिफ ज़दा सी हो गई थी। दिमाग ने दिल में बहुत क्लास ली, हर जतन कर डाले, पर वो ऐसा बगावत पर उतरा हुआ कि हर चीज़ में, हर चेहरे में उसी का अक्स तलाशने लगा था। दिल में वसवसों कर घर करने लगे थे। क्या पता वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा हो। उसके इस आसिफ ज़दा सी हालत की उसके दिल के बाद सुनैना को खबर थी। हर पल का साथ और दोस्ती थी। उसके बदलती हालात कैसे छुप सकती थी? और आज वो तंग आकर अनु से उसके बारे में ही पूछने का फैसला कर चुकी थी। सुनैना के पूछने पर वो उसे बता चुकी थी कि वो कहाँ और क्यों जा रही है। पागल मत बनो जोई, रुक जाओ, समझी? सुनैना ने उसके बाजू को पकड़कर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ घुमाया था। वो जो दुपट्टा उठाकर गले में डालने ही वाली थी, घूमकर सुनैना के रूबरू हुई। अगर रोकोगी तो पागल हो जाऊंगी, सपाट लहजे में वसूख से कहा था। एक मिनट, ये तो सोचो, अनु क्या सोचेगा? तुम उस लड़के के बारे में क्यों पूछ रही हो? सुनैना ने रुसान से समझाया था। कह दूंगी, ये तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं उसके बारे में क्यों पूछ रही हूँ, बरख्ता सा जवाब था। आहिस्ते से अपना बाजू उसके हाथों से छुड़वाया और पलंग पर से दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया था। जोई, ये तो जानती हो ना कि वो मुस्लिम है? सुनैना ने सीने पर हाथ बांधे सवाल किया था। वो अब अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, निगाहें चुराई थी, पलकें फड़फड़ाई थी। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो ईसाई है? नहीं कहा, पर तुम गुनाह कर रही हो। अब्बा को पता चलेगा तो? सुनैना तुनक कर फिर से रूबरू हुई थी। मतलब क्या? कहना क्या चाह रही हो तुम? गुनाह कैसा? जोई ने अब की बार गुस्से से निगाहें उसकी निगाहों में गाड़ी थी।
मतलब ये कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, सुनैना ने एक सांस में कहा था। सुनैना की आंखों में गाड़े उसकी आंखों फिर से जाविया बदलने लगी थी। नहीं, सख्त लहजे में फ़ौरन उसकी बात को रद्द किया था। झुठलाओ मत मुझे, पागल नहीं हूँ, बहन हूँ मैं तुम्हारी, हर किसी की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें पढ़ना मैं जानती हूँ। तुम पागल हो चुकी हो उस लड़के के लिए, और पागलपन अब शिद्दत इख्तियार करता नज़र आ रहा है मुझे। सुनैना दो टूक लहजे में जवाब दिया था। नहीं, तुम गलत हो, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत यूँ नहीं होती। गड़बड़ाकर उसकी बात की नफ़ी की थी। तो फिर कैसे होती है? 2 साल से तुमसे 2 साल छोटी हूँ, पर बच्ची अब भी नहीं हूँ, पर अब बच्ची मैं भी नहीं हूँ। 4 माह हो गए हैं तुम्हें बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हो। सर शाम बालकनी के चक्कर, दोपहर को हिना के घर के बिला वजह चक्कर, सुनसान छत पर जाना, और अब क्या करने जा रही हो? अनु से उसके बारे में पूछने जा रही हो। सुनैना ने परेशानी पर बल डाले उसे आईने दिखाया, जो शायद उसके साथ साथ खुद भी धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ खामोशी थी। सुनैना ने गहरी सांस ली, मोहब्बत से उसे करीब किया था। जोई, ये खाई है, तुम गिरी नहीं हो अभी इसमें, पलट आओ, उसे भूल जाओ। वो अजनबी था, एक दिन इत्तेफाक से मुलाकात हुई तुम दोनों की, और बस। सुनैना रुसान से समझा रहते हुए अब उन दोनों को उसे दोनों कंधों से थाम लिया था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती सुनैना, मुझे तो अनु से बस ये पूछना है कि वो जिंदा है ना? वो उस दिन छत से छलांग लगाने वाला था। तो जोई ने सर को झटकते हुए चिढ़कर वजाहत दी थी। और अगर अनु ने कहा कि वो मर? एक जोरदार थप्पड़ सुनैना के जुमले को मुकम्मल नहीं कर सका था। जोई उसे थप्पड़ मारने के बाद अब मुजस्सिम बनी खड़ी थी, जबकि सुनैना गाल पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रही थी। कितने ही पल खामोशी निकल गई और फिर आवाज़ गूंजी, पुरएतमाद, वो मर नहीं सकता। दिलगीर लहजा था। वो झटके से पलटी और तेज़ तेज़ कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। मैंगोले के लॉन में तकरीब अपने अहतमाम पर थी। रात के 3 बजे अब लोग थकने और शराब में चूर होकर लड़खड़ाने लगे थे। अधखुली आंखें और डगमगाते कदम अब लॉन छोड़कर कमरों की और बाहर की रुख कर रहे थे। बत्तियां बुझने लगी थी। लॉन आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा था। मध्यम सी आवाज़ में बजती मौसीकी अब मौसीकी के आले पर बज रही थी। गुलकार जा चुकी थी। ऐसे में मंगोलिया के सुनहरी इमारत के एक कोने में शीशे की बनी लिफ्ट मुतवाज़िन रफ्तारी से ऊपर चढ़ रही थी। लिफ्ट के वस्त में जोई 2 लड़कों के दरमियान में खड़ी थी। मैरून गाउन की ऊपर कंधों पर अब सियाह मर्दाना कोट का इजाफा था। 3 घंटे वो एक कमरे में बेमकसद एक सोफे पर बंधी बैठी रही थी, और अब जाकर उसे इस कमरे से निकालकर कहीं और ले जाया जा रहा था। शायद ऊपर किसी कमरे में उसके हाथ बंधे हुए थे, जो उस पर दिए हुए सियाह कोट के नीचे छुपे थे। यकीनन उसकी इज्जत का जनाजा निकालने का वक्त करीब था। ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस उखड़ने लगी हो। वो एक लखत चंद कदम आगे बढ़ी और चलने लगी थी। हेल्प मी प्लीज़ लिसन, गले से फटने जैसी आवाज़ बरामद हुई थी, जो फ़कत उसके लिफ्ट के शीशों से टकराकर वापस आ रही थी। होटल से बाहर निकलते हंसते मुस्कुराते चेहरे उसकी बेबसी से बेखबर, मस्त मगन अपनी शानदार गाड़ियों में बैठ रहे थे। दिल की धड़कनों की रफ्तार खौफ के बायस तेज़ हो चुकी थी। वो फड़फड़ाने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पंछी जाल में फंसने के बाद फड़फड़ाता है। दोनों लड़के उसे काबू कर रहे थे। एक ने जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगाई, दूसरा उसके बाल खींचते हुए उससे पिस्टल दिखा रहा था। कितने जालिम थे ये लोग, और वो जाल में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ा कर सिर्फ अपने पंख जख्मी कर रही थी। नतीजा कुछ नहीं था, चारों तरफ जाल ही जाल था। लिफ्ट खुल चुकी थी। वो उसे घसीटते हुए अब होटल की गैलरी में से ले जा रहे थे, जहाँ बाईं और दाएं कमरों के दरवाजे बंद थे, जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे बंद थे। बाज़ औक़ात आदमी ऐसे नहीं होता, एक नहीं होता, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा। तमन्ना के कहे हुए अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर बर्फ रफ्तारी से सफ़र कर रही थी। वो फटी फटी आंखों से दोनों लड़कों को देख रही थी। टेप से बंद किए हुए मुंह से बोलने का नाकाम कोशिश कर रही थी, और कभी बंधे हाथों को खोलने के लिए कलाइयों को घुमा रही थी। हर कोशिश नाकाम थी। वो दलदल में धंसती जा रही थी। तमन्ना क्या कह रही थी? वो पहली दफ़ा में इतना बुरा हाल करते हैं कि लड़की जिस्मानी और जहनी दोनों तरह मफलूज होकर रह जाती है। जिस्म का रवां रवां खड़ा हो जाता है। जाल में फंसे पंछी को पहले पिंजरे में बंद किया जाता है, फिर उसके पर काट दिए जाते हैं। उसके पर कटने जा रहे थे। आह, मेरे अपनों को मेरी खबर तक नहीं होगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। शायद वो लीताओं को फ़ोन करते होंगे, उसका पूछते होंगे। नहीं, वो नहीं करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। मैं उनके लिए मर ही तो चुकी थी।
जो गुनाह मैं कर चुकी थी उस पर उन्होंने पर्दा डाल दिया था, लेकिन नफरत दिल से नहीं निकाली थी। आंखों के सामने कितने ही मनाजर घूम गए थे। जान उसे दुपट्टा दुरुस्त करने का कह रहा था। मरियम उसी रात को बाहर जाने से मना कर रही थी। आमना उसे वज़ू करने का तरीका समझा रही थी। वो वज़ू कर रही थी, वो सलेब को चूम रही थी, वो जयनमाज बिछा रही थी। वो हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त किए उस पर सर टिकाए हुई थी। वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुई थी। फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द देखा। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे बंद थे। काश कोई दरवाज़ा खुल जाए। दिल तड़प कर दुआ कर गया, जैसे हर दफ़ा हर लम्हा किया करता था। कहाँ ये याद रहा था कि वो दुआ ना मांगने का तय कर चुकी है। आंखों के सामने गुजरे लम्हे एक के बाद दीगर सरक रहे थे। दुआएं कबूल नहीं होती, कम से कम मेरी तो कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मैंने एक दुआ को इन 6 सालों में हर पल हर जगह और क्लेसाओं में घुटनों में बैठ बैठ कर मांगा, मगर नहीं हुई। किताब से सर उठाया उसने आमना की आंखों में देखकर कहा था। वो मुस्कुराई, अपनी गोद में खुली किताब बंद कर दी थी। सब्ज घास पर खुली किताबों के सफ़े फड़फड़ाए थे। वो शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर इज्तनाब बरत रही थी। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो, वो झिझक कर पूछ रही थी। तो मैं ऐसी लगती हूँ क्या? कहो, मुस्कुराते हुए इजाज़त दी थी। निगाहें उस पर मरकूज़ की थीं। अल्लाह से मांगो तो शरीक मत ठहराओ, आमना ने आहिस्तगी से डरते डरते कहा, और फिर गड़बड़ा कर रद्द अमल जांचने के लिए उसके चेहरे पर निगाहें उठाई थी। जैसा सोचा था वैसा ही था। जोई हैरत से देख रही थी। उसकी खामोशी आमना को मज़ीद बोलने पर उकसा गई थी। ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी को औलाद है। बड़े एतमाद से कहा था, मैं मुसलमान नहीं हूँ आमना। हैरत में डूबी आवाज़ थी। तो हो जाओ, वो पुरसुकून से लहजे में कह गई थी, बिना किसी खौफ के। मंजर खोने लगा। दिल की घुटन अब आंखों में धुआं भरने लगी थी। आंख की पुतलियों में खौफ था और फिर ज़बान मुंह के अंदर ही वर्द करने लगी थी। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाला है। बेशक जिसे ऊँग आती है न नींद, उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो लोगों के सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते, मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीनों को घेर रखा है, और वो उनकी हिफाजत से ना थकता है और ना ही उकताता है। वो तो बहुत ही बुलंद व बाला और बड़ी अजमत वाला है। उसकी ज़बान कितनी तेज़ी और रवानी से ये पढ़ रही थी, और उसका दिमाग एक लफ्ज़ नहीं भूला था। ये आयतल कुर्सी है। हम हर दुआ में इसे पढ़ते हैं, हर मुश्किल में, हर परेशानी में ये पढ़ते हैं। आमना की आवाज़ जहन के पर्दों पर गूंज रही थी। दिल डूब रहा था और नहीं जानती थी उस लम्हे वो अल्लाह की तरफ क्यों पलटी थी। शायद वो नहीं, खौफ से भरा दिल पलटा था। एक बार फिर उसे एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया था। सुनैना को यूं ही गाल पर हाथ रखे हैरत ज़्यादा छोड़कर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। सुनैना की बात पर तो जैसे धड़कनें ही बंद होने को थी, मगर क्यों? ये सब शायद उसको बहुत सोचने का नतीजा था, उसको खोजने का नतीजा था, या सच में वो उससे मोहब्बत करने जैसा गुनाह कर बैठी थी। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। दरवाजे के हैंडल को मजबूती से थामा। दरवाज़ा खुल चुका था। अगर ये मोहब्बत हुई तो? खुद साख्ता सवाल जो डरते हुए दिलो दिमाग से कर रहा था। फ्लैट का दरवाज़ा हाथ को झटका देकर ज़ोर से बंद किया था। नहीं, मोहब्बत नहीं, सिर्फ तजस्सुस है मुझे। झूठी तसल्ली दी, फिर मुड़कर बंद दरवाजे की तरफ देखा। सुनैना उसके पीछे नहीं आई थी। रुख मोड़े आगे बढ़ी। वो तेज़ तनफ्फुस से उसके साथ सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। उसे अनु से मिलना था और उससे ऊपर आने से पहले मिलना था। वो देख चुकी थी, वो पार्क से वापसी के लिए निकल चुका है। कंधे पर दुपट्टे के दुरुस्त करते वो जितना तेज़ हो सकता नीचे उतर रही थी। अचानक पाँव थमे थे। अनु सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर आ रहा था। सिया ट्राउज़र, खाकी शर्ट और सर झुकाए हुए ऊपर चढ़ रहा था। अब उसको देखकर तो मज़ीद सर झुका गया था। वो उनकी इमारत की शरीफ लड़कों में शुमार होता था, जो कभी बिला वजह लड़कियों को नहीं देखते थे। अनु को ऊपर आता देखकर वो वहीं रुक गई थी। हिम्मत जमा की, उससे बात करने की हिम्मत, और फिर उससे पहले कि वो लापरवाही से पास से गुजरता ऊपर चढ़ता, वो पलटी। रुकिए अनु, मुझे आपसे बात करनी है। एक ही सांस में तेज़ी से वो पूरा फ़करा कह चुकी थी। अनिल, जिसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्का था, हैरत से बामुश्किल रेलिंग को थामे अपने कदम रोक सका था। मुझसे?
हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए सवाल किया था, मुबादा किसी और की बात कर रही हो? लेकिन उसने उसी का नाम पुकारा था। उसे बिल्डिंग में सबसे अनु के नाम से जानते थे। जी आपसे। जोई ने थूक निकला। एहतियात सीढ़ियों की ऊपर और नीचे किसी की मौजूदगी को जांचा था। आप जोवुत की बहन है ना? फिक्र न करें, वो आ रहा है बस नीचे। बाकायदा कभी बात ना होने के बावजूद वो इतना तो जानता था वो जोवुत की बहन है। अलबत्ता नाम जहन पर बहुत ज़ोर देने के बावजूद याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ और बात करनी है, मतलब कुछ पूछना है आपसे। सास अंदर उंडेलती। वो कुछ एतमाद से उसकी बात काट चुकी थी। हाथ रेलिंग पर से उठाया था। अनिल जो ये समझता था कि वो शायद अपने भाई के मुतालिक पूछ रही है, उसकी अगली बात पर फिर से मुतहिर हुआ था। 1 2 3 सेकंड। कहिए, मतलब पूछिए। गड़बड़ाकर परेशानी पर ना समझी से शिकने नामुदार करता हुआ मतवज्जा हुआ था। सामने खड़ी लड़की पर पूरी इसरार लग रही थी। परेशान, उलझी हुई, मजबूर। यहाँ नहीं। जोई ने फौरन इर्द गिर्द देखते हुए मुस्तरब लहजे में कहा था। जी? क्या मतलब? वो गड़बड़ाया। ऐसा क्या कहना चाहती थी वो? गलत मत समझिए प्लीज़। फौरन हाथ उठाए सफाई दी थी। क्या आप ऊपर छत पर आ सकते हैं अभी? इल्तिजाई लहजे में गुजारिश की थी। अनिल ने पुरतजस्सुस देखा था। जहन पूरी रफ्तार से माजी की रेल घुमा रहा था। नहीं, कभी नहीं। इससे पहले तो उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुई। देखें, आप गलत मत समझें, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। पपड़ी ज़दा लबों को जिल्द को दांत से खींचते हुए इल्तिजा की थी। चंद सेकंड की खामोशी रही। चलिए, मैं आ रहा हूँ। अनिल ने सिरास्मी की किसी हालत में हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने का कहा था। उसका ऐसा कहना ही था। जोई तेजी से पलट कर जीने चढ़ने लगी, जबकि वो हैरत ज़दा बार बार उसकी पुश्त को मुतवज्जिब घूरता मुतवाज़िन रफ्तार में उसकी तकलीद कर रहा था। ऊपर पहुंचा तो वो छत के दरवाजे के पास खड़ी थी। पुसरमर्दा, परेशान हाल, बीमार चेहरा। कहिए, पुरतजस्सुस लहजे में कहते हुए वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो शायद हिम्मत जमा कर ही रही थी या लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी, लेकिन ये खामोशी चंद सेकंड पर ही मुहत्तद रह चुकी। दरान कहाँ है? आहिस्तगी से सर ऊपर उठाए वो उससे बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल कर रही थी। आवाज़ जुकाम ज़दा थी, आंखें सोजिश ज़दा रज्जकों की गुमाजी थी। सामने खड़े अनिल के लिए यह हैरत का एक और धचका था। जी? आपके दोस्त जरान, आपको पूछ रही हूँ। आपका दोस्त जरान, उसका पूछ रही हूँ। यही नाम है ना? वो पार्क में सामने बेंच पर झिझकते हुए वो उसे दारान के बारे में वजाहत देने लगी थी। अनिल ने हाथ उठाया उसकी बात को काट दिया था। हाँ, यही नाम है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं उसका? आप कैसे जानती हैं दारान को? जवाब देने के बजाय पुरतजस्सुस लहजे में उल्टा उसी से सवाल कर रहा था। मैं नहीं जानती उसे। चेहरे का रुख सामने दीवार की तरफ किया। वो वहाँ खड़ा था कूदने के लिए। दिल पर जैसे बोझ बढ़ने लगा। छत पर चलती हवा से घुंघराले बाल धीरे धीरे हिल रहे थे। अनिल हैरत ज़दा उसे देख रहा था। तो आप क्यों पूछ रही हैं उसके बारे में? वो गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। देखें, ये मत सोचें कि मैं क्यों पूछ रही हूँ उसके बारे में। मुझे बस ये बता दें प्लीज़, वो कहाँ है? अब आता क्यों नहीं यहाँ? बेचैनी से पूछा। उसकी दीद की प्यासी नशे में चोट लग रही थी। वो अनिल की भवें इकट्ठी हो चुकी थी। हैरत और तजस्सुस था, बढ़ता ही चला जा रहा था। गहरी सांस बाहर उंडेलता वो ट्राउज़र की दोनों जेबों में हाथ डाले गोया हुआ। लहजा परेशान सा था। नहीं पता कहाँ है। जोई ने तड़प कर बेयकीनी से देखा। ना जाने क्यों उस पर उसके जवाब पर गुस्सा आ गया था। क्यों? आपका दोस्त है, आपको क्यों नहीं पता? जो वो बता रहा था स्कूल में आपके साथ पढ़ता है। उसके घर का पता, उसका फ़ोन नंबर। अजीब दोस्त हैं आप। गुस्सैले लहजे में वो तेज़ तेज़ उस पर यूं बरस पड़ी जैसे वो दारान को बरसों से जानती हो। अनूप का जवाब उसकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था। वो जो उसके ज़िंदा होने की खबर सुनने के लिए जिस्म की हर खलिए को चौकन्ना कर चुकी थी, उसकी खबर ना मिलने पर मायूसी बर्दाश्त ना कर सकी। वो घर से भाग गया है। अनिल की बात पर एकदम से उसकी जल्दी जबान थमी थी। अब हैरत का शदीद झटका उसको लगा था। अनिल बोल रहा था और वो दम साधे सुन रही थी। वो पिछले 2 माह से लापता है। वो लब पीछे जैसे कुछ जब्त कर रहा था। बिला वजह छत पर निगाहें घुमाई, यूं जैसे कोई आंखों में उमड़ आने वाले पानी को छुपा रहा हो। लापता? तलाश नहीं किया उसको किसी ने? उसके पेरेंट्स फिक्रमंदी से कहा। पेरेंट्स नहीं हैं उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों के पास रहता है, वहाँ से भाग गया। कहाँ, क्यों, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। आवाज़ भारी हुई थी। सर झुकाए अब वो ज़मीन पर टूटी हुई सीमेंट की ईंटों को देख रहा था। खामोशी में सिर्फ दूर कहीं मगरिब की अजान सुनाई दे रही थी। अंधेरा छाने को था। आप क्यों पूछ रही हैं उसका? सर ऊपर उठाए सवाल किया था। आंखें मुतजस्सिस थीं।
वो मुजस्सिम खड़ी थी, हैरत ज़दा, जैसे किसी का कुछ खो जाए। एक्सक्यूज़ मी, आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्यों पूछ रही हैं? दारान का उसके यूँ सर उठाया खाली आंखों से अनिल को देखा था। मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों पूछ रही हैं? दारान का और कैसे जानती हैं उसको? वो तीसरी बार सवाल दोहरा रहा था। पेशानी पर बल उसकी तशकीननाक हालत के बाइस बढ़ रहे थे। नहीं जानती, मध्यम आवाज़ थी जो बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। तो पूछ क्यों रही हैं उसके बारे में? नहीं जानती। ट्रांस की हालत में वो कंधे गिराए हुए कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा चुकी थी। अनिल ने हैरत से गर्दन को आगे पीछे किया था। नहीं जानती, जेरे लब उसके जवाब को दोहराया। फिर से सीढ़ियों की तरफ देखा, वो जा चुकी थी। अगर आपको नॉवल अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस नॉवल का नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गहरे सुकूत में टक टक की आवाज़ में खलल मतवातर गूंज रहा था। वक्त सरक रहा था वापस ना पलटने के लिए। हल्के पीच रंग के पेंट ज़दा दीवार पर लटकती सफ़ेद रंग की घड़ियाल नुमा घड़ी की सुइयां 3:10 बजा रही थीं। दरान कमरे के वस्त में खड़ा था। ऊपरी कोट अब तन पर मौजूद नहीं था। वो कुछ दूरी पर मौजूद बेड के किनारे पर पड़ा था। अनिल को नींद की गोलियां खिलाने के बाद वो उसे उसके हाल पर छोड़ता अभी चंद मिनट पहले ही अपने कमरे में पहुंचा था, जो हार्वी प्रोडक्शन ने उसके लिए एक खूबसूरत जाल की तरह तैयार किया था। कोट उतार कर रखने के बाद वो शर्ट की आस्तीन को ऊपरी रुख मोड़ते हुए आईब्रो चुकाए मुसलसल कमरे की तनकीदी जायजा ले रहा था। पूरा कमरा हल्के पीच और सफ़ेद रंग के इम्तिजाज लिए हुए था। पीच पर्दे, पीच बेड क्राउन, सफ़ेद फर्नीचर, पीच कालीन, पीच पोशिश का सोफ़ा। कमरे के एक दीवार पीच रंग की और बाकी सब दीवारों पर सफ़ेद रंग का पेंट था। बेड के बिल्कुल सामने पूरी दीवार में फ्लैट पैनल टीवी स्क्रीन नस्ब थी, जिसके नीचे सफ़ेद मेज़ था। कमरे की हर चीज़ नफीस थी। सजावटी गुलदान में सजे सफ़ेद और पीच रंग के फूलों से लेकर छत पर सजे फानूस तक। कनखियों से इर्द गिर्द देखते हुए टी स्क्रीन पर निगाहें थीं। उसके हाथ लम्हे भर को थमे थे। कैमरा पूरे बेड को कवर करेगा। जहन में ब्रूस की आवाज़ गूंजी थी। वो बेइख्तियार स्क्रीन की तरफ बढ़ा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर कदम थमे थे। आंखें पूरी खोल ले निगाहें स्क्रीन से हटाकर दरवाजे की तरफ जमाई थी। नाक के नथने हल्के से फूले थे और रगें तन गई थी। चंद सेकंड्स यूं ही दरवाजे की तरफ देखते रहने के बाद वो दूसरी दफ़ा होने वाली दस्तक पर कदम की तरफ बढ़ा चुका था। कौन? आंखों को आहिस्ते से दरवाजे की आउट व्यू होल पर निगाहें टिकाए। उस एक हाथ पैंट की जेब में और दूसरा हाथ को हैंडल पर जमाए शाइस्ते से पूछा था। बाहर कोई अनजान चीनी शख्स खड़ा था। सर पर ऊन की सुर्ख टोपी, सिया लेदर जैकेट, गले में चैन, आँख के करीब आईब्रो की बाली। हार्वी प्रोडक्शन सर्विस सर, लड़के ने पुरएतमाद लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। दरान ने लॉक घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ा लड़का मुद्दबाना हाथ सामने बांधते हुए था। लबों पर मायनेखेज़ी मुस्कुराहट थी, मानो च्युइंगम चबाने के बायस हिल रहा था। आंखों में शरीर सी चमक थी। कैसी सर्विस? दरान ने नासमझी से जाहिर की थी। सर, रात को कैसी सर्विस होगी? लड़के ने शरारत से जेब की पैंट के जेबों में हाथ डाले। पंजों पर सारा वजन डालते गर्दन थोड़ी आगे की थी। आंखों में कमीनगी थी। दरान ने एक आईब्रो उचकाए। बामुश्किल सामने खड़े उस लड़के के इस हरकत पर उसकी एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ने से खुद को रोका, जो अब तक चेहरा गुद्दी से थोड़ा आगे किए हुए खड़ा था। सर, भेज दें फिर आपके कमरे में? लड़के ने बड़े वसूख से पूछा था। दरान ने लम्हा भर को उसके चेहरे को गौर से देखा था। वो होटल का या हार्वी प्रोडक्शन का मुलाजिम नहीं था, वो कुछ और ही था। दरान ने बेसाख्ता ही हल्का सा हुंकारा भरा कर हामी भरी थी। जबड़े सख्ती से पेवस्त किए तेजी से पलटा था। एकदम रुका। उसे तो इनकार करना था। ऐन वक्त पर वो हूँ कहकर क्यों आगे बढ़ा था? कुछ कदम उसके ताकुब में कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो यूं ही पीठ मोड़े खिड़की के पास जाकर खड़ा हो चुका था। बर्दाश्त जवाब दे रही थी, मगर दिमाग सही वक्त का इशारा नहीं दे रहा था। अपने अकब में कदमों की चाप सुनाई दी और फिर कान के पास सरगोशी हुई थी। सर, शी इज़ हेयर फॉर यू। खुमारी में डूबा हुआ शरारती लहजा था। शराब की नागवार बूंद नाक के नथनों में घुसी थी। दरान ने नागवारी से नाक भींचा, हाथ ऊपर उठाया और उंगलियों से हल्की सी जनबिश से उन्हें जाने का इशारा किया था। लड़के ने पूरी बत्तीसी निकाली थी। सर हिलाया, च्युइंगम चबाई, पीछे हुआ पलटा।
दूसरा लड़का जोई को थामे खड़ा था, जो तड़प रही थी। जिस लड़के ने थाम रखा था उसने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसके मुंह पर से टेप वो कुछ देर पहले ही उतार चुके थे, जबकि हाथ अब भी पीछे कमर पर बंधे हुए थे। लड़के ने दूसरे लड़के को हाथ से जाने का इशारा किया था। जोई को थामे हुए लड़के ने एक झटके से उसे छोड़ा और तेज से तेज डग भरते हुए दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद जोई ने खौफजदा निगाहों से सामने खड़े शख्स की तरफ देखा था, जो पीठ मोड़े दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे खिड़की के शीशे के पार देख रहा था। वो तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची थी और उसके कदमों में घुटने के बल ढह गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। सर झुकाए वो टूटी फूटी इंग्लिश ज़बान में बिलक उठी थी। जानती थी ये भी उन जैसा कोई होगा, लेकिन फिर भी हर किसी की से फरियाद करते हुए यूँ लगता शायद किसी में इंसानियत जागी जाएगी, शायद कि कोई ऐसा हो जिसे रहम आ जाए। दारान अभी उसी कश्मकश में खड़ा था कि लड़की को कमरे में क्यों बुलवाया, जबकि उसे वहीं दरवाजे पर इनकार करके बात को ख़त्म करना था। अचानक उसके कदमों में किसी की गिरने की जैसे एहसास हुआ। वो चौंका और सराज से पलटा था। लड़की उसके पैरों में घुटने के बल सर नीचे उसकी पाँव के पास ज़मीन पर रखे बिलक रही थी। वो उस गैर मुतवक्का हालत में गड़बड़ा गया था। मुझे ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं, मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरी मदद करो प्लीज़। वो रोते हुए भारी आवाज़ में गर्दन को झुकाए हुए सर ज़मीन पर टिकाए दाएं बाएं घुमा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मदद तलब कर रही थी। उसकी बातों पर दारान के कान और रोंगटे एक साथ ही खड़े हुए थे। चंद सेकंड तो उसे ये सब समझने में लगे और फिर उस बिलखती हुई लड़की की बेबसी और बातों पर गौर करता वो एक झटके से उसके मुकाबिल बैठा था। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर मैरून रंग के गाउन में मलबूस लड़की दारान के पाँव में सर दिए दाएं बाएं घुमा रही थी। वो हार्वी एक झटके से अपनी जगह से उठा था। ये क्या कर रही है पागल लड़की, किसको भेज दिया है तुमने? खौफजदा लहजे में स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए साथ सोफे पर बैठे ब्रूस पर से बरस पड़ा था वो। रिलैक्स, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दारांग ने एक मजबूर लाचार लड़की की इज्जत, ब्रूस ने बुलंद हाथ कहकहा लगाया था। हार्वी उसकी बात पर तिल मिलाकर पलटा। ये मैंगोला होटल का शानदार कमरा था, जिसमें इस वक्त वो दोनों मेज़ पर रखे लैपटॉप के जरिए दारान के कमरे में लगे कैमरों के मनाजर बआसानी देख रहे थे। ये 3 कैमरे थे जो मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब थे। एक सामने फ्लैट पैनल स्क्रीन पर, एक सोफे के पास रखी मेज़ के गुलदान में और एक बाईं तरफ की दीवार पर सजी हुई पेंटिंग में। दारान क्योंकि इस वक्त कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, इसीलिए पेंटिंग वाले कैमरे से वो और लड़की बआसानी नज़र आ रहे थे। ब्रूस अब भी लड़की के यूं बेबस होकर दारान के कदमों पर गिरने पर कहकहा लगा रहा था। उसके यूं कहकहा लगाने पर हार्वी का चेहरा और सिर हुआ था। वो इस मामले को हरगिज़ धूल नहीं देना चाहता था। उसने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक इज्जत वाला नाम और मुकाम बनाने में बहुत जतन किए थे। वो ब्लैक वेब और इंटरनेशनल गर्ल्स स्मगलिंग से अपना नाम हर हाल में खुफिया रखना चाहता था। उसकी नज़र में ब्रूस ने एस्कॉर्ट वर्कर के बजाय स्लेव वर्कर को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि दारान कोई क्लाइंट हरगिज़ नहीं था, वो शिकार था। क्या मज़ा तुमने ये लड़की दारान के पास भेजी दी। वो उससे क्या कह रही है पता नहीं। होक चेहरे के साथ परेशानी के शिकन लिए हुए वो कमरे एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। दूसरी तरफ ब्रूस के सुकून में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। गहरी तमस्कराना मुस्कुराहट सजाए वो स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुए था। अब दारान उस लड़की के बिल्कुल सामने बैठा था और वो लड़की रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, देखो वो भीख मांग रही है। मैं ये खेल कोई पहली दफ़ा नहीं खेल रहा, माहिर हूँ मैं इसमें, सब अच्छों के छक्के छुड़वाए हैं। ब्रूस का लहजा, उसके अंदाज अंदरूनी खुशी का गमाजी था। उसके लिए वाकई ये एक दिलचस्प खेल था। बस स्लेव वर्कर और शैतान का रूप धारे मर्द, वो ये खेल बहुत शौक से खेलते थे और फिल्माते थे। इसके मुताबिक दारान भी आज उसी शैतानियत का रूप बना हुआ है। उसे अपनी दी गई मेडिसिन के असर पर भरोसा था। हार्वी जो कमर पर हाथ धरे परेशानी से दाएं बाएं देखकर ब्रूस पर आए अपने गुस्से को कम कर रहा था, सामने स्क्रीन की तरफ देखकर परेशानी में मजीद इजाफा हुआ था। तुम क्यों भूल रहे हो, वो दारांग है। दांत पीसे और सोफे से हत्थे पर हाथ टिकाते हुए ब्रूस पर झुका था।
तुम ये क्यों भूल रहे हो? वो इस वक्त नशे में चूर है। जज्बात पर काबू रखना कितना मुश्किल है उसके लिए। ब्रूस के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। कंधे उचकाते हुए उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। हार्वी पीछे हटा, फिर से परेशानी के आलम में कमर पर हाथ धरे एक निगाह स्क्रीन पर डाल दी और उचक कर हाथ स्क्रीन तक ले गया था। तुम ये गलत कर रहे हो। वो देखो, वो लड़की रोते हुए उसे कुछ बता रही है और वो सुन रहा है। कैसे देख रहा है उसकी तरफ। आवाज़ करो जल्दी और फौरन उस लड़की को वहाँ से निकालो। हार्वी हड़बड़ा गया था। गर्दन को उठाए, सर ऊपर किए, पेशानी सहलाते हुए उसे हुक्म सादर किया था। ब्रूस उसे किसी मुसीबत में डालने वाला था जो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। बेचैनी से वो कमरे के चक्कर काटने लगा था। लो, देख लो अपने दारांग को, ऐसे ही फिक्र में घुल रहे हो। देखो देखो, दारांग के किरदार की मजबूत 0-0। हार्वी के पुरसुकून खफीफ से कहके समेत आने वाली आवाज़ पर वो इल्लखत रुका था। निगाहें बरक रफ्तारी से स्क्रीन पर घूमी थी। दरान ने उस लड़की को बाहों के हिसार में भींचा हुआ था और वो तड़प रही थी, खुद को उससे अलग करने के लिए कोशां थी, लेकिन दरान को कोई होश नहीं था। उसकी गर्दन पर सर झुकाए हुए वो उसके कमर पर बाजुओं की गिरफ्त मजबूर कर रहा था। लाइव चलाओ जल्दी। हार्वी ने दांत निकाले थे। परेशानी एकदम से ख़त्म हुई थी। हाथ के इशारे से ब्रूस को हुक्म दिया और ख़ुद स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए वो उसके साथ बैठ गया था। दारांग रेप द गर्ल। लाइव पर कैप्शन लिखा हुआ था। हार्वी का उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप के कीबोर्ड को दर रही थी। पीच और सफ़ेद रंग के इम्तिजाज लिए हुए इस दलकश कमरे के चमकते फर्श पर वो मैरून रंग के झिलमिलाते हुए बारीक सितारों वाले गाउन में मलबूस पेशानी फर्श पर टिकाए हुए थी। वो मुसलसल रो रही थी। टूटी फूटी अंग्रेज़ी ज़बान में उससे रहम की भीख मांग रही थी, मगर क्यों? वो उलझी निगाहों से उसे घूरता हुआ अब एक पंजे को उठाए हुए और एक हथेली को फर्श पर रखे हुए उसके हाथों के सामने बैठा, उस लड़की के सामने बैठा था। दायां घुटना बाएं घुटने से थोड़ा ऊपर उठाए हुए मुस्तरिब निगाहों से एक आईब्रो उचकाए कमरे का जायज़ा लिया। ये लोग लीसा से ये अदाकारी किस लिए करवा रहे हैं? उसके मुताबिक सामने मौजूद ये लड़की ब्रूस और हार्वी का मोहरा थी। उसे लीसा से किसी बेबाक जिसारत की तवक्को थी जिस पर वो उसे धक्का देकर खुद से अलग करता, लेकिन ये क्या? ये मंजर उसकी सोच से बिल्कुल बरअक्स था। रोती हुई लड़की को अपना शबाब या हुस्न दिखाने की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो ज़ारो कतार रो जा रही थी। इससे पहले कि वो उसकी उलझन को मज़ीद बढ़ती, वो बोल उठा, नहीं जानता तुम ये अदाकारी क्यों कर रही हो। ऐसा करना बंद करो मिस लीसा। दारान ने रवानी से अंग्रेज़ी ज़बान में कहा था। वो जानती थी उसकी सब तक वधु बेकार जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी ताएं वो हर जतन कर रही थी, जिसमें पहली कोशिश इज्जत की इस लुटेरे से रहम की भीख मांगना था। इस शख्स की आवाज़ पर उसने बंद आंखें हल्की सी खोली थी और झुका हुआ सर सस्त रवि से ऊपर उठाया था। वो उसके सामने एक पंजे और घुटने के बल बैठा हुआ था। जोई ने निगाहें उसकी सियाह जूतों से ऊपर उसकी शर्ट के बटन पर आकर रोक दी थी। उसके वजूद से उठती कीमती क्लोन की महक नाक के नथनों में घुसी थी। रात के इस पहर वो एक नामहरम के कमरे में और इस तरह के लिबास में मलबूस होकर कैसे उससे रहम की तवक्को किए हुई थी। पल के खौफ के बायस लरज़ गई थी। वो भी उस सब की तरह लीसा समझ रहा था। निगाहें उठाकर सामने बैठे शैतान के रूप में उस इंसान को देखने की ताकत नहीं थी। मैं लीसा नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वो नहीं हूँ। आंखों के ज़ोर से मीच कर वो अब दरान के सामने हाथ जोड़ चुकी थी। वही टूटी फूटी अंग्रेज़ी ज़बान। दरान जो उसे कोई मगरिबी लड़की तस्वुर किए हुए था, उसके सर उठाने पर ये एकदम ही गैर महतरक हुआ था। वो आंखें बंद किए आंसू से तर चेहरा लिए हुए थी। जो बात दरान को यूं साकन कर गई थी, वो सामने बैठी लड़की मशरकी रंग व रूप नहीं था, बल्कि उसका शनासाई का एहसास था। ऐसा क्यों लग रहा था? वो उस लड़की को आज से पहले भी कभी देख चुका था। इतना कुन जहन वो नहीं था, या शायद वो लम्हा उसके जहन पर एक मुसीबत छाप रखता था कि छप्पाक से पहला ख्याल ही उसे लाइजेरिया की इमारत वाली लड़की का आया था। इस वाक़े को तकरीबन 7 साल गुजर गए थे, लेकिन कुछ लम्हे अपनी ज़िंदगी में इतने अहम होते हैं कि वो बरसों बाद भी मंदमल नहीं होते हैं। लड़की रो रही थी और वो भवे माथे पर इकट्ठी किए उसका मौज़ूआना उस छत वाली लड़की से कर रहा था। नहीं, वो कैसे हो सकती है ये? वो यहाँ कहाँ और कैसे? दिल ने दिमाग की बुरी तरह से तरदीद की थी।
तरदीद की एक वजह उसका रंग व रूप था। 7 साल पहले छत पर मिलने वाली वो दीवानी सी लड़की तो गहरे रंग व रूप व मुहासों से भरे चेहरे वाली लड़की थी, जबकि सामने बैठी ये लड़की नुकुश की बहुत ही मुशाहबत रखने के बावजूद उससे बहुत मुख्तलिफ थी। अगरचे रंगत उसकी भी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन चेहरे की जिल्द मुलायम और मुतवाज़न थी। वो जो भी थी मुसलसल दारान से फरियाद कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि वो लीसा नहीं है, उसकी जगह यहाँ गलती से आ गई है। अगर वो ये सब ना भी बताती, दारान तब भी उसको सोच को परखते हुए उसकी बात पर यकीन कर चुका था कि वो सच्ची है, बहुत मजबूर है और इस वक्त किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। जोई उसके सोच से बेखबर उसे खुद को ना छूने की तलकीन कर रही थी। वो जो कुछ लम्हे यूं ही उसे टकटकी बांधे देखते हुए गुजार चुका था। अचानक कैमरों का ख्याल आया। वो ये कैसे फरामोश कर गया था कि वो दोनों इस वक्त कैमरे में लगे मुख्तलिफ कैमरों के जद में हैं। इस ख्याल का आना था कि उसने बलकती खुद को ना छूने का कहते उस लड़की को सराज से बहाव में भर लिया था। वो बदनादा चीख उठी, छोड़ो छोड़ो मुझे। जोई को तो जैसे रूह फना हुई थी। वो जो सामने बैठे इस शख्स से खामोशी की वजह से रहम की मौहूम सी उम्मीद लगा चुकी थी, उसकी इस हरकत पर आंखें फटने की हद तक बहा रही थी। दरान उससे खुद से लगाए हुए खुद ही उलझ गया था। अब उसे क्या करना था, क्योंकि वो अपने इस मंसूबे का उलट कर चुका था। क्यों कर चुका था नहीं जानता था। लड़की तो उसकी गिरफ्त में पूरी मज़ाहमत पर उतर आई थी। वो दरान से जुड़ी उसकी पुश्त पर लगातार मुक्के और थप्पड़ बजा रही थी, उसे खुद से अलग करने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। चुप चुप, मेरी बात सुनो। दरान ने बामुश्किल उसके मुसलसल मज़ाहमत करते वजूद को काबू किया था और उसके कान के करीब सरगोशी की थी। ना जाने क्यों, मगर अब की बार उससे उर्दू ज़बान बोल गया था। लड़की की मज़ाहमत एकदम से ख़त्म हुई। मैं गले लगकर सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। इनफैक्ट तुम्हारी जगह कोई भी होती उसके साथ भी। अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ कैमरे लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो हमें देख रहे हैं। दरान ने आहिस्तगी से उसके कान के करीब सरगोशी की थी। वो जो रहम के बाद अब मज़ाहमत पर उतर आई थी, कान के करीब होने वाली उर्दू ज़बान में सरगोशी पर जैसे साकिन हुई थी। वो जो कोई भी था, उसकी आवाज़ ने ना जाने क्यों किसी और की याद का कफन फाड़ दिया था। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? उर्दू आती है ना? दरान ने निगाहें झुकाए खुद को मदहोश जाहिर करते हुए संजीदगी से सवाल किया था। अदाकारी करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, अगरचे फिल्मों में कभी भी वो यूं किसी अदाकारा को भी इतनी मजबूती से साथ नहीं लगाता था। जोई ने उसके उर्दू ज़बान को पूछने पर आहिस्तगी से सर इस बात में हिलाया था। वो उससे अंग्रेज़ी से उर्दू ज़बान पर एहतियातन आया था, क्योंकि जहन में वीडियो के साथ आवाज़ की रिकॉर्डिंग का भी ख्याल आया। वो कि इतनी सरगोशी में कोई की गई बात कभी भी इतनी दूर में लगे माइक रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो उससे उर्दू में बात कर गया था। ये ख्याल बाद में आया कि वो उर्दू जानती भी है या कोई और ज़बान बोलती है। दरान तो इस छत वाली लड़की के याद आने की वजह से खुद ही उसे पाकिस्तानी तस्वुर कर गया था। पाकिस्तान से हो? बरखरस्ता दिमाग में उभरने वाला अगला सवाल किया था। जोई ने खोए हुए लहजे में हुंकार भरा था। दरान की आवाज़ एक अजीब से सहर में जकड़ रही थी। वो उस शख्स के दिल में रहम डालने का कामयाब हो चुकी थी। बेशक अल्लाह ने उसे पलटने पर मायूस नहीं किया था। आमना ने सच कहा था, सिर्फ इंसान ही इतने संगदिल होते हैं जो पलटने पर मुंह पर दरवाजे बंद कर देते हैं। ओके गुड, देखो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर वॉशरूम ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। परेशान मत होना। वो आहिस्तगी से उसे समझा रहा था। चंद सेकंड में ही वो सोच चुका था उसे क्या करना है। वो एकदम से अपनी जगह से उठा, पीछे हुआ। जोई की आंखों की पुतलियाँ, जो पहले से ही उसकी आवाज़ सुनकर सकूत की हालत में पूरी खुली हुई थी, उसके पीछे होने पर निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी। घड़ी की सुइयों पर किसी ने हाथ रख दिया था। वक्त सरकना बंद हो चुका था। सिर्फ उसे ही ऐसा महसूस हो रहा था। समुंदर की बेहंगम लहरें जैसे शोरावर गिर्द से क्यों उठने लगा था, जैसा शोर इर्द गिर्द से उठने लगा था। सामने खड़े उस शख्स का चेहरा वो लाखों चेहरों में पहचान सकती थी, और ये गहरी गमनाक आंखें जिन्हें उसने पहरों सोचा था, वो कैसे भूल सकती थी। दरान अब फर्श पर से उठकर खड़ा हो चुका था, फिर थोड़ा सा झुका और उसके हैरत से खुली निगाहों से बेखबर उसके हाथ थामे उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। वो किसी पत्थर की सनम की मांद उठ खड़ी हुई थी। ये लम्स उसके वजूद व कारोकार रवा रवा इतने बरसों के बाद भी आशनाई जाहिर कर रहा था। बेशक वो जाहिर ही
तौर पर वैसा नहीं रहा था जैसा 7 साल पहले था। दुबला पतला जिस्म अब एक मजबूत जिस्म में तब्दील हो चुका था। उसके चेहरे का वो मगमूमपन अब नहीं था, अलबत्ता आंखें आज भी गहरी, बहुत से राजों को छुपाए हुई थी। वो लहजा आज भी रोब और गहरी संजीदगी लिए हुए था। दुआएं कबूल होती हैं, हमारा ईमान है, दुआ तकदीर बदल देती है। कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर है और वो वक्त वही जानता है जिसके कुन कहने से काया पलट जाती है। वक्त रुक जाता है, समुंदर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ज़मीन फट जाती है, जालिम गर्क हो जाता है और हज़रत ईसा को ज़िंदा ऊपर उठा लिया जाता है। हम मुसलमान मौजज़ों पर यकीन रखते हैं। आमना की आवाज़ कमरे के हर गोशे से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। दरान उसका हाथ थामे उसे अपने करीब कर रहा था। अल्लाह ने उसे करिश्मा कर दिखाया था। अपनी ताकत के बेशक कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती है, सिर्फ वो बड़ा है। उस दलदल में जहाँ वो इतने दिनों से धंस रही थी, अल्लाह ने उसका मददगार भेज दिया था। और वो भी कौन? वो शख्स जिसे उसने रूह की गहराइयों से चाहा था, जिसे रातों को जाग जाग कर बालकनी पर सर शाम खड़े रहकर छत पर टूटी हुई ईंटों को तकते हुए सोचा था, जिसे पहरों खोजा था, जिसे कलासियों में स्लेब की नोक पर माथा टिकाए हुए मांगा था, जिसकी खोज में लगी वो अल्लाह से जुड़ी थी, जिसकी एक झलक के लिए जाए नमाज पर सजदाए रेज रात के दरमियानी पहर में मांगा करती थी। उसकी 2 दुआएं की कबूलियत की घड़ी एक ही थी। दारान ने एक झटके से उसे गोद में उठाया। वक्त ने रेल का सर छोड़ा तो वो घूम कर माजी की एक घड़ी से जा टकराई थी। वो घड़ी जो आज तक उसके दिल की नहा खानों में किसी कीमती याद की तरह सजी हुई थी। वो उसे उठाए छत से नीचे फेंकने के लिए जा रहा था। हैं दुआएं कबूल होती हैं। हर मुसीबत में, हर परेशानी में हम अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन उसके शरीक नहीं ठहराते। बेशक उसकी ज़ात पाक है, कोई हमसर नहीं, और कोई शरीक ठहराना गुनाह कबीरा है। आमना की मीठी आवाज़ गूंज रही थी। दरान उसे गोद में उठाए हुए कमरे में मौजूद वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। ये कहाँ जा रहा है? उसे उठाकर हार्वी ने हाथ का इशारा सामने स्क्रीन की तरफ किया था और गड़बड़ाकर साथ बैठे ब्रूस से सवाल किया था। दरान ने जोई को बाहों में उठा रखा था और रुख कमरे के महलका ड्रेसिंग रूम की तरफ था। ब्रूस, जो बड़ी तमानत से सोफे की पुश से टेक लगाए हुए, आंखों में फतह की चमक लिए हुए था, उछल कर आगे हुआ था। डैम इट, वो उसे वॉशरूम में लेकर जा रहा है। ब्रूस ने जोर से सोफे की हत्थे को घूसा जड़ा था। हार्वी ने तेजी से सर घुमाकर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। उसके चेहरे पर मायूसी रकम थी। वहाँ कैमरा नहीं है, हार्वी के सवाल करने से पहले ही जवाब दिया था। 1 2 3 4 10 15 मिनट, आधा घंटा वो खाली कमरे की वीडियो पर मुंतज़िर निगाहें जमाए बेचैनी से बैठे थे, ऐसे जैसे कोई दाना डालने के बाद शिकार का इंतजार करता है। ब्रूस की एक टांग बेचैनी से हिल रही थी। इंतजार की कोफ्त से हार्वी की पेशानी पर बल गहरे हो रहे थे। वॉशरूम का बंद दरवाज़ा मुंह चढ़ा रहा था। ये क्या कर रहा है इतनी देर से? निकलते क्यों नहीं? और इस लड़की को देखा, पहले कैसे तड़प रही थी और फिर दरांग को देखते ही कैसे फिरफ्ता हुई है। हार्वी ने चिढ़कर पहलू बदला था। स्टीफन बार बार फ़ोन कर रहा था। जितनी बेचैनी उनको थी उससे बढ़कर उसको थी। वो उनके काले धंधों से तो नावाकिफ़ था, लेकिन उनके इस सारे मंसूबे में पैसा लगाया था। रिलैक्स, ब्रूस ने पुरसोच निगाहें लैपटॉप पर जमाई थी। शट अप, किस चीज़ का रिलैक्स? आधे घंटे से ही खाली कमरा देखकर सब भाग गए हैं, जितने भी देख रहे थे। हार्वी ने बदमज़ा सूरत बनाई, गुस्सैली निगाहें ब्रूस पर जमाए, जो अब तेज़ी से अपनी गोद में खुले लैपटॉप के पैड पर उंगलियां चला रहा था। तुम क्या कर रहे हो अब? उसके पिछली क्लिप को काट कर अपलोड करने वाला हूँ, ब्रूस ने बिना उसकी तरफ देखे हुए मगन से अंदाज में जवाब दिया था। वो दरान को जोई को गोद में उठाने वाला, गले लगाने वाले मनाजर की वीडियो कट कर एक क्लिप तैयार कर रहा था। हार्वी ने निगाहें फिर स्क्रीन की तरफ घुमाई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ, बेचैनी से अपनी जगह से उठा और मेज़ की तरफ बढ़ गया। सियाह आसमान पर सितारे बिना चांद के टिमटिमा रहे थे, और आसमान के नीचे ज़मीन पर उस आलीशान बंगले की ना सिर्फ बत्ती जल रही थी, बल्कि एक माँ का दिल भी जलकर कुढ़ रहा था। कुशादा कमरे में मौजूद लकड़ी के बेड पर 15 साला तौसीफ पर सर पर सफ़ेद पट्टी बांधे आंगन में आंखें मूंदे हुए लेटा हुआ था। हल्के ग्रे रंग के कंबल सीने तक ओढ़े रखे था। उसकी रंगत जर्दी माइल थी और पेशानी तक आई पट्टी पर लाल बड़ा सा धब्बा था।
बेड के बाईं तरफ लगे हुए सोफे पर सरकारी बॉयज़ स्कूल की हेड मास्टर और तौसीफ की वालिदा बराबर मुजातर चेहरा लिए बैठी हुई थी, क्योंकि सोफे के बिल्कुल सामने और कमरे के वस्त में खड़ी उनकी बीवी उन पर चीख रही थी। आपने अभी तक उस लड़के को स्कूल से निकाला क्यों नहीं? मैं आपकी जगह होती तो धक्के मारकर उस लड़के को स्कूल से निकाल देती, बल्कि बैड सर्टिफिकेट भी देती। जज्बाती मत बनो, नहीं निकाल सकता उस लड़के को स्कूल से, अबरार अमजद ने लहजा धीमा रखते हुए कहा था और मुसरिफ अंदाज में पेशानी से हिलाई थी। क्या मतलब नहीं निकाल सकते? अपने बेटे का हाल देखिए, कैसे बेसुध पड़ा है मेरा बच्चा। इस जालिम पागल लड़के की वजह से। वो रुहासी हुई थी, परेशानी से निगाहें बेड पर लेटे हुए तौसीफ पर डाली थी, जिसके सर में बल्ला लगने से सर में 4 टांके लगे थे। खून बहुत बहा था, जिसकी वजह से वो नकाहत का शिकार हो गया था। अब भी अदावियत के ज़ेर असर ही सो रहा था। तुम भी अपने बेटे की तरह ही जज्बाती हो, समझने की कोशिश करो, ये मामला इतना सीधा नहीं रहा है जितना तुम समझ रही हो, अबरार ने परेशानी लहजे में वजाहत दी थी। तमाम एक्लिटी स्टूडेंट्स को तो एक तरफ, आधे से ज़्यादा स्कूल तौसीफ के खिलाफ एहतजाज पर उतर आया है। उस लड़के ने उस ऐसी जुर्रत दे दी है कि सबको कि जो लड़के कल तक उसके डर से कांपते थे वो भी बढ़ चढ़कर उसकी की गई ज़्यादतियों पर बोल रहे हैं। अबरार अमजद तेश में आए अपनी बीवी को स्कूल के तमाम हालात से आगाह कर रहे थे, जिसका बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे का ऐसा हाल करने वाले बच्चे का गला दबा दें। तुम मुझसे इसे स्कूल से निकालने का कह रही हो? मुझसे पूछो, जो 2 दिन से स्कूल आने वाले बच्चों के वालिदैन और एहतजाज से निमट कर थक गया हूँ। इस लड़के को स्कूल से निकालने का मतलब है आधे से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से निकालना। मेरे खिलाफ बात ऊपर तक जा सकती है। अबरार अहमद उसे समझाते हुए एक झटके से सोफे पर से उठे थे। वो अब बेयकीनी से अबरार की तरफ देख रही थी। इसीलिए कह रहा हूँ, सुकून करो। इस लड़के को स्कूल से निकालना इस मसले का हल नहीं है, इसको और तरीके से भी सबक सिखाया जा सकता है। तुम फिलहाल इसको अकल दो। अब वो अकेला नहीं है, बहुत से खड़े हो गए हैं उसके साथ। ये स्कूल में अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे। अबरार ने एक निगाह फिर से बेड पर डाली थी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। दरान एक हाथ से दरवाजे के हत्थे को थामकर वॉशरूम के अंदर दाखिल हुआ, आहिस्तेगी से गोद में उठाई हुई जोई को नीचे उतारा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इसी तरह ट्रांस की हालत में किसी मूरत की तरह उसकी बाहों से उतरकर अब हल्के पीच रंग के टाइल्स वाले फर्श पर खड़ी थी। वॉशरूम आम वॉशरूम की निस्बत बहुत ही कुशादा था, अलबत्ता यहाँ खनकी ज़्यादा थी। गर्म कमरे से अचानक यहाँ आने पर ठंडक अब वजूद में घुसने लगी थी। दरान जेब से मोबाइल निकाले खड़ा था। वो शायद यहाँ किसी कैमरे की मौजूदगी को जांच रहा था। जोई यकटक बेयकीनी से उसका ये प्लेट को देख रही थी, उस काया पलट को देख रही थी। कल रात का ख्वाब जहन में घूम गया। उसको खाई में गिरने से बचाने वाला कोई और नहीं, दारान था। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, आहिस्तेगी से कहकर दारान ने मोबाइल को फिर से पैंट की जेब में रखा था। पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो उसे देखने के बाद से हौक मुजस्सम जैसी कैफियत में आ गई थी। 1 2 3 सेकंड 3 सेकंड जहन ने लिए। ये वही छत वाली लड़की है और मुझे पहचान चुकी है। हैरत इस बात पर ज़्यादा थी कि वो आज भी वैसी ही थी। दारान ने आंखों की पुतलियों को सुकेड़ा, सर झटक कर गहरी सांस खारिज की थी। अब रोए बिना मुझे सारी बातें बताएं, क्या कहना चाह रही थी बाहर? कैसे पहुंची यहाँ? पुरतजस्सुस लहजे में पूछा था। क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? दिल को अचानक ही मायूसी ने आन घेरा था। वो उससे अब सारी कहानी सुनना चाहता था। जोई ने घबराई सी निगाह उस पर डाली थी। उसकी आंखें पढ़ रही थी। वो ज़िंदगी में वो वाहिद वो था जिसकी आंखें उसको हमेशा उलझा देती थीं। पाकिस्तान में एक चाइनीज़ गिरोह है जो पाकिस्तान की लड़कियों को शादी का झांसा देकर यहाँ लाते हैं। मैं उन लड़कियों में से ही एक हूँ। वो लोग गरीब और लाचार फैमिली को पैसों का लालच देते हैं। धीमे मगर मगमूम लहजे में वो मनोआन उसे अपने सफ़र की कहानी सुना रही थी। मेरी शादी भी इसी गिरोह के एक आदमी ने एक चाइनीज़ से करवाई थी। उसने मुझे यहाँ लाकर बेच दिया। वो सर झुका चुकी थी। आंसू फिर से गाल पर बहने लगे थे, लेकिन अब की बार ये खामोशी आंसू थे। ऐसे आंसू जो किसी बहुत ही अपने को दुख सुनाते हुए बह निकले। हाँ, वो उसका अपना ही तो था। उसे दियारे गैर में उसका बहुत अपना। वो हमतन गोश था और जोई सर झुकाए हुए उसे एक एक लफ्ज़ से आगाह कर रही थी। वो सारी मालूमात भी दे रही थी जो उसे तमन्ना ने दी थी।
उसे कमरे तक पहुंचने का इतने के बाद वो खामोश हुई थी, मगर आंसू नहीं थमे थे। वो बार बार हथेली की पुष्ट से आंसू का गोले से साफ करती हुई उतने दिनों की भयानक मासूफात की थकी हुई लग रही थी। वॉशरूम की ठिठुरती हुई खनकी में हौलनाक खामोशी कुछ देर कायम रही थी। वो अब सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, दरान के ठहरे हुए लहजे में खामोशी का सुकूत तोड़ा था। जोई ने लब भींचे भीगी पलकें उठाई थी। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तमन्ना कह रही थी। एक लड़की जब इस मार्केट में दाखिल हो जाती है तो उसकी आज़ादी मौत के सिवा कुछ नहीं। सर झुकाए वो खौफजदा लहजे में उन लोगों की ताकत से दारान को आगाह कर रही थी। फिर गहरी खामोशी सरकते हुए वक्त को निगल रही थी। दारान की पेशानी पर गहरी सोच लकीरें थीं। वो बार बार जोई की तरफ और फिर दीवारों की तरफ देख रहा था। मैं शायद उसके लिए एक मजबूत मुसीबत बन गई हूँ, दिल में टीस उठी थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि वो उसकी ख्वाहिश पर हरगिज़ यहाँ नहीं लाई गई है। लेकिन ये कैमरा, ये सब बहुत अजीब था। उसकी शख्सियत की तरह पुरस्रार। जोई ने उसे यूं मुसलसल चुप देखकर निगाहें उठाई थी। आप बस मेरी इतनी मदद कर दें कि मुझे यहाँ से भगा दें। मैं कहाँ जाऊँगी अनजान मुल्क में? कोई है क्या यहाँ आपका अपना? दरान ने सराहत से उसकी बात काट दी। आप भला मेरी वजह से खुद को मुसीबत में क्यों डालेंगे? बस इतनी मदद कर दें। वो लोग मेरी निगरानी कर रहे होंगे, मुझे यहाँ से भगा दें या फिर पुलिस स्टेशन की तरफ पहुँचा दें। वो मुसलसल जुकामज़दा आवाज़ में उसे मशवरे दे रही थी। दरान उसे जवाब देने के बजाय जेब से मोबाइल एक बार फिर निकाल चुका था। वो नंबर डायल करने के बाद फ़ोन कान से लगा चुका था। जो कुछ उसने बताया था वो वाकई मामूली नहीं था। हार्वी और ब्रूस पर उसका शक नहीं जा रहा था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उसके लिए कॉल कार्ड बुक करवाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ घंटी जा रही थी और चंद सेकंड की तौक़ुफ़ के बाद ही उस कान से किसी ने फ़ोन उठाया था। हेलो। अनिल तो जैसे उसके फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठा था। फ़ोन उठाते ही तेज़ी से कहा, हाँ सोए नहीं? दरान ने इर्द गिर्द देखते हुए पुरसुकून लहजे में पूछा था। सोया हुआ हूँ, दूसरी तरफ से चबा चबा कर जवाब आया था। मेरी यहाँ बैंड बजी है। नींद की टेबलेट्स थी या बंटीज़? खैर मुझे छोड़ो, बता क्या हुआ है फिर? आओ कमरे में। अनिल ने तजस्सुस और आऊँ कमरे में? अनिल ने तजस्सुस और खुश लहजे में पूछा था। उसके मुताबिक अब तक तो दरान ने उनको जवाब दे दिया होगा। नहीं, तुम अब नहीं आओगे। वो सब बाद में बताऊंगा क्या हुआ। फ़िलहाल मुझे तुम्हारी रिंग अंगूठी चाहिए। हैं? दूसरी तरफ हैरानगी की इंतहा थी। हाँ, वो जो पहन कर रखते हो तुम, वो चाहिए कुछ देर के लिए। पेशानी पर आहिस्तगी से उंगलियां फेरते हुए वजाहत दी थी। जानता था वो अपनी इस अंगूठी को लेकर थोड़ा टची है। वो वाइट गोल्ड का मर्दाना छल्ला था। दरान की इस फरमाइश पर हैरान सिर्फ फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद अनिल ही नहीं, सामने खड़ी जोई भी थी। खैरियत है मतलब? मैं वेट कर रहा हूँ, दरवाज़ा नॉक मत करना, मुसलसल बेल, बस मिस बेल देना। इसी इत्मीनान से वो अब उसकी अगली हिदायत जारी कर रहा था। उससे पहले कि अनिल कोई और सवाल करता वो फ़ोन बंद कर चुका था। अब मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। जोई ने मशकूक लहजे में आहिस्ते से कहा था। सुर्ख होती सर्जिश ज़दा आंखों में सामने खड़े शख्स के लिए तशक्कुर था। आवाज़ बहुत ही रोने की वजह से रुंधी हुई थी। मदद करने की आदत नहीं है मुझे, और एहसान में किसी का रखता नहीं। आपकी भी मदद नहीं करने जा रहा हूँ, बस एहसान का बदला उतार रहा हूँ। बरस्ता से बला की संजीदगी लिए हुए जवाब आया था। जोई, जो फिर से नमाकों को साफ कर रही थी, चौंक कर देखा था। वो किस एहसान की बात कर रहा था? तुम उस दिन अगर मुझे छत पर कूदने से ना रोकती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया था और बड़ी तेज़ी से आपसे तुम का सफ़र तय किया था। जोई को हैरत का एक और झटका लगा। मतलब वो उसे पहचान चुका था। आप बस मुझे पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दें, दिलगीर लहजे में इल्तिजा की थी। दिल में एक टीस उठी थी और दूसरी मुलाकात के लिए कितनी ही बरस दुआ की थी। काश के वक्त यहीं रुक जाए, बाकी जितनी उम्र है वो सालों के बजाय सेकंड्स में ही बदल जाए। मुझे क्या करना है, तुम्हें कहाँ छोड़ना है, ये फैसला अब तुम नहीं लोगी। वो अपनी शर्ट की मोड़ी हुई आस्तीनें दुरुस्त कर रहा था। फिर क्या करेंगे आप? बेसाख्ता ही पूछा था। तुम्हें प्रपोज। मुख्तसर सा जवाब। मुझे प्रपोज? खुद साख्ते सरगोशी थी। वो दरान की बात पर उलझकर उसे देखने लगी थी। बड़ी बड़ी सियां आंखें उसकी वजीहा चेहरे पर जमाए हुए वो पल भर में मुजमस्सम हुई थी। हैरत की एक तरफ दिल की धड़कनों के तार आज कितने अरसे बाद यूं बजने लगे। दिल की ऐसी हालत फ़कत सामने खड़े शख्स के लिए ही तो होती थी।
आज बरसों बाद भी दिल उसके लिए वही जज्बात रखता था। वो आस्तीन के बल दुरुस्त कर रहा था। निगाहें उठाई तो जोई के साकन निगाहों से पल भर का तसादम हुआ था। 1-2 सेकंड अदाकारी करना जानती हो? दोनों भवें बड़े अंदाज में ऊपर उचकाया वो उस सवाल कर रहा था। अदाकारी? ना समझ में बेरब्त से अल्फाज मुंह से बरामद हुए थे। भवें सुकड़ गई थीं। अदाकारी वही करनी है हमें बाहर। वो क्या करने वाला था और क्यों करने वाला था नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि उसकी गहरी आंखों में एक अज़म चमकने लगा है और वो अज़म कुछ और नहीं जोई को बचाने का है। आमना ठीक कहती थी, कभी कभार अल्लाह फरिश्तों को सिफत इंसान में उसमें फरिश्तों की सिफत इंसानों में उस लिए डाल देता है कि वो किसी इंसान को बचाना चाहता है। सामने खड़ा दराज आज उसे इंसान कम फरिश्ता ज़्यादा लग रहा था। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट लाजमी मिले और आपको ये नॉवेल के पार्ट्स प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी और बड़ी सी दीवार के साथ मनी समीना जैसी टीवी स्क्रीन पर दूसरे कमरे की वॉशरूम का बंद दरवाज़ा अभी भी एक ही मंजर पेश कर रहा था। हार्वी ने गर्दन घुमाकर एक गुस्सैली निगाह कुछ दूर बैठे ब्रूस पर जमाई, जो लैपटॉप पर निगाहें जमाए हुए बैठा हुआ था। सुबह के 4:10 हो चुके थे। दरान वॉशरूम के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार्वी का नींद से बुरा हाल था। वो बेचैनी से ऊपर बामुश्किल आंखें खोल रहा था, लेकिन शराब नोशी के बाद इतनी देर जागना नामुमकिन हो रहा था। बहुत देर हो गई है, वो तो शायद सो गए हैं वॉशरूम में। मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है, मेरा अब नींद से बुरा हाल है। हार्वी के दिल बदरिश्ता लहजे पर ब्रूस ने निगाहें उठाई थी। वो सोफे पर से उठ चुका था। आंखों के पपोटे भारी होकर आंखों का पूरा खुलना नामुमकिन बना रहे थे। उसके कदम भी डगमगा रहे थे। कोई बात नहीं, इतने भी नाकाम नहीं हुए हैं हम। ये देखो, मैंने क्लिप डाल दिया है इसका और इतनी तेज़ी से शेयर हो रहा है कि मत पूछो। ब्रूस की आंखों में स्क्रीन की रोशनी के साथ ही फतह की चमक भी नुमाया थी। उसका क्या होगा? हार्वी ने मुंह बसोर कर सर को हवा में मारा था। मायूस मत हो, इधर आओ, देखो। ब्रूस ने चहकते हुए उसके हाथ से इशारा करते हुए पास बुलाया था। हार्वी मायूसी से बेजार सूरत बनाए हुए उस तक पहुंचा था। ब्रूस ने चमकती आंखों और एहसासी मुस्कुराहट समेत लैपटॉप स्क्रीन को इस तरफ घुमाया था। हार्वी ने बामुश्किल खुलनी निगाहें स्क्रीन पर जमाई थी। दरान की वीडियो क्लिप के नीचे तेज़ी से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। दरांग, नो, वो नहीं कर सकता ऐसा। दरांग इतना चीप नहीं हो सकता। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये झूठ बोलता था। सी नॉट ऑन ही ड्रिंक ऑल्सो। अब कहाँ गई ये उसकी शराफत? चीप। मैं तो पहले ही कहता था, जिस बंदे के पास इतना पैसा हो वो अय्याश ना हो ही नहीं सकता। आई हेट यू दरांग। अब कहाँ गया इसका मज़हब? इसके मज़हब में तो जिना हराम है। जैसे जैसे हार्वी की आंखों की पुतलियों में लोगों के दरान के लिए नफरत आमेज कमेंट्स गुजर रहे थे, वैसे वैसे उसके लबों पर फातिहाना भरी मुस्कुराहट उभर रही थी। काम हो गया है, हम जीत गए हैं। अब दरान होश में आने के बाद अपनी जितनी भी सफाइयाँ देता फिरेगा, लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। ब्रूस जोश में अपनी जीत पर सरइश्रारी जाहिर कर रहा था। ओके, तो अभी इसका इंतज़ार बेकार है। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम देख लो इसको। हार्वी की आंखों के साथ आवाज़ भी बोझल हो रही थी। वो अब मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता था। लड़खड़ाते कदमों से उठता हुआ कंधे पर अपना कोट लटकाए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कमरा ब्रूस का था। उसे अपने कमरे में जाना था। नहीं, अब जितनी जल्दी हो हमें ये सबूत मिटाने हैं कि रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे। जितनी तेज़ी से ब्रूस ने उसे अगले मंसूबे से आगाह किया था, उतनी ही तेज़ी से वो अब सारे सबूत मिटाने में लगा हुआ था, जबकि हार्वी इस कमरे से जा चुका था। दारांग मिला। उसके इस नीम तारीख कमरे के दरवाजे पर होने वाली अजरत भरी दस्तक कमरे के सुकूत में खलल पैदा कर रही थी। उस कुशादा कमरे में बेड पर मौजूद नफूस मुतवातर होने वाली दस्तक के बाइस कलसमंदी से हिलने लगे। असफंद मलिक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ के बेड पर साइड पर टेबल पर मौजूद लैंप को जलाया था। कमरे में लैंप की जर्द रोशनी फैलते ही असफंद मलिक की नींद बोझल होने लगी थी। आंखों वाला चेहरा वज़ा हुआ था। नफीस सिया नाइट गाउन में मलबूस वो आंखों को बामुश्किल खोल रहे थे। क्या हुआ है? इस वक्त कौन है? रूबी भारी नींद खुमारी में डूबी हुई आवाज़ से सवाल करती हुई कोहनी के बल ऊपर हुई थी। असफंद मलिक अपनी ऐनक को बेड साइड टेबल से उठाकर लगा कर चुके थे। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया था। चश्मे की आउट में मोबाइल
पर वक्त जांचा था। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। सुबह के 5 बजे। ज़िंदगी में पहली बार दारांग विलाज में किसी ने यूं उनको जगाने की जरूरत की थी। इसीलिए दोनों नफूस का यूं मुतज्जिब होना बनता था। असफंद मलिक बेड पर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते तो बुरहान की आवाज़ वाज़ा होने लगी थी, जो दरवाजे के पास ही आ रही थी। बाबा, दरवाज़ा खोलें जल्दी, बुरहान की आवाज़ है। असफंद मलिक ने गर्दन को हल्का सा खम दिया था, परेशान लहजे में बताया और एक इसराबी निगाहें रूबी पर डाली थी। वो भी परेशानी से नाइट गाउन संभालती हुई अब बेड से नीचे उतर रही थी। असफंद मलिक ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। बुरहान हॉक और पुरजोश दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था, गहरे भूरे रंग के नाइट गाउन में मलबूस। वो दरवाज़ा खोलते ही अजलत में अंदर दाखिल हुआ था। खैरियत बुरहान, क्या हुआ है इतनी सुबह? असफंद मलिक की परेशानी उनके लहजे व चेहरे से वाज़ह थी। चश्मे के पीछे आंखों की पुतलियां तजस्सुस और फिक्रमंदी से सुकड़ रही थी। ये पूछे क्या नहीं हुआ है? बुरहान पुरजोश लहजे में कहता हुआ अब कमरे के वस्त में रूबी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। रूबी और असफंद उसकी तरफ हैरत व इस्तेमाक निगाहों से उसे देख रहे थे, जबकि वो अपने मोबाइल को गाउन जेब से निकाल ले इसराबी कैफियत में उस पर उंगलियां चला रहा था। ये देखे ज़रा। 2 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद उसने मोबाइल को असफंद मलिक की तरफ बढ़ाया था। वो उसी तरह हैरत ज़दा आगे हुए थे और उसके हाथों से मोबाइल पकड़ा। रूबी सराज से अपनी जगह छोड़े असफंद की तरफ बढ़ी और अब कंधों से कंधे मिलाए वो दोनों फटी फटी आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर चलती दारान की वीडियो देख रहे थे, जिसमें वो किसी होटल के बेडरूम में मैरून गाउन में मलबूस लड़की को बाहों में उठाए हुए था। वीडियो चल रही थी और दोनों नफूस की आंखों की पुतलियों में चलते अक्स के साथ साथ उनकी आंखों में मौजूद कुछ देर पहले की नींद का बोझलपन अब यकसर ही मदूम हो हुआ था। आंखों का जम हैरत से बढ़ रहा था। वीडियो ख़त्म होते ही रूबी ने खुले मुंह के साथ हैरत ज़दा चेहरा ऊपर उठाया था। ये सब क्या है असफी? ये दारान, ये लड़की कौन है बुरहान? वो हैरत से फटी निगाहों मतवतर असफंद बुरहान की तरफ घुमाते हुए सवाल कर रही थी। काम डाउन ममा, हकीकत ये नहीं है अभी, रिलैक्स। रुके बाबा, मोबाइल दें ज़रा। बुरहान ने हाथ बढ़ाया और असफंद मलिक से मोबाइल मांगा, जो हैरत ज़दा भवें इकट्ठी किए बार बार स्क्रीन पर मौजूद वीडियो की उंगली को पोरे से पीछे कर करके देख रहे थे। बुरहान अब मोबाइल पर फिर से उंगलियां चला रहा था। कुछ ही देर में एक और वीडियो चलाते हुए उसने मोबाइल फिर से असफंद मलिक की तरफ बढ़ाया था। असफंद ने नासमझी से शिकन माथे पर गहरी करते हुए उसके हाथ में मोबाइल थामा और फिर पास पास खड़े दोनों नफूसों की निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर जम गई थी। अब की बार हैरत ना ख़त्म होने वाली दौरानिया था। ये किसी होटल का कमरे की खूबसूरत टेरेस था। दारान सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस, एक घुटना ज़मीन पर टिकाए उसी लड़की का हाथ थामे इसके सामने बैठा था। लड़की लज्जाते और मुस्कुराते हुए गुलाल हो रही थी। ये लड़की वही थी, मैरून गाउन, दिलकश सरापा, सनोली रंगत और बड़ी आंखों वाली। दारान उस लड़की का हाथ थामे कुछ बोल रहा था। आवाज़ वाज़ा थी। यू आर दी वन I wanted to find to till date. I need you all my life, from this day on till the rest of my life. Will you marry me? आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे उस दिन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दारान के अल्फाज उसके दिल की गहराइयों में मौजूद जज्बात की अक्कासी करते हुए महसूस हो रहे थे। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। आपको ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट नावल मिल जाएगा। चलिए, उर्दू के टॉप नावल्स में से एक नावल है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, मैं पिछले 1 साल से इसको टाल रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी ख़ास नहीं है कि मैं फ़्लो से पढूं। इसलिए अब 1 साल हो चुका है और उर्दू थोड़ी थोड़ी सुधर गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये नावल पढ़ी लूँ। वैसे मुझे पढ़ना तो था ही, बट आप लोगों के साथ शेयर करके और अच्छा लग रहा है। आप अपने कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।